बहुत बहुत धन्यवाद सर। अ, वैसे तो सर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, क्योंकि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है फर्स्ट सेकेंड ईयर के। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन। सर ने बीएमएस किया है और सर गोल्ड मेडलिस्ट है बीएमएस में। टीपीसी और एफआईआईएम भी किया है। सर का 35 प्लस वर्षों का अनुभव है। सर का जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, जॉइंट एंड स्पाइन डिसीजेस, किडनी डिसीजेस और वात व्याधि में है। सर ने 100 प्लस नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में एज अ स्पीकर पार्टिसिपेट किया है। साथ ही आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए सर ने 50 प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हैं। सर 21 सालों से हर गुरुवार साई संस्थान में अ, अपनी सेवा प्रदान करते हैं। सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से आयुष मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार मिला हुआ है। आयुष दर्पण की तरफ से जीवन गौरव पुरस्कार मिला हुआ है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। हमारा आधा समय इसी में निकल जाएगा, इसीलिए मैं ये लिस्ट यहीं पे रोकती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगी, सर ने हम जैसे आयुर्वेद के अभ्यर्थियों के लिए दो बुक्स लिखी है, जिनका नाम है रामदास कृत पंचबोध और आयुर पंचामृत। तो यहाँ पे मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देकर रुकती हूँ। अभी हम हमारे जो विषय है ऑटो इम्यून डिसीजेस में पंचकर्मा, इस विषय के बारे में सर हमें थोड़ा सा नॉलेज देंगे। समय बहुत कम है, सर का विषय बहुत बड़ा है, फिर भी सर मैनेज कर लेते हैं हर बार की तरह। तो सर प्लीज। नमस्कार सबको। आज चरक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आचार्य चरक जी को साष्टांग नमन करता हूं। आज की इस वेबिनार के लिए उपस्थित आप सभी आयुर्वेद प्रेमी वैद्य भाई और बहनों का तहे दिल से मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। निरोग स्ट्रीट की ओर से आयोजित आज के इस चरक जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस वेबिनार के लिए उपस्थित सम्माननीय संयोजक और इस कार्यक्रम के सही मायनों में शोभा रहने वाले आप सभी आयुर्वेद प्रेमी वैद्य भाई और बहन, सबसे पहले मैं निरोग स्ट्रीट को और उनके पूरे टीम को तहे दिल से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि फिर से एक अलग विषय पर आपके साथ रूबरू होने का, आपके साथ मेरे विचार साझा करने का सुअवसर उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया। रोज जब श्रद्धा से हम आयुर्वेद करते हैं, श्रद्धा से पेशेंट को चिकित्सा देते हैं, तो अलग अलग रिजल्ट्स या अलग अलग मिरेकल, जिसको हम चमत्कार कहते हैं, ये रोजाना प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं। हर रोज इतने मिरेकल्स देखते हैं, तो कब किसको कब ये बताओ ऐसा होता है। जबकि आज सुबह की बात है, आज एक, अब उसकी उम्र आज 36 है, जो कि 10 साल पहले यानी 2014 में उसे हमारे यहाँ धन्वंतरी आयुर्वेद रुग्णालय में भर्ती किया था। L4 L5 में सीवियर लंबर कॉम्प्रेशन के कारण राइट रेडिकुलोपैथी डेवलप हुई थी और राइट फुट ड्रॉप उसे हो चुका था। और नासिक में एक बड़े हॉस्पिटल में, कारपोरेट हॉस्पिटल में वो भर्ती था। और फ्राइडे के दिन उसका एक क्लोज फ्रेंड उसकी दवा के लिए आया, तो उसने कहा कि सर मुझे नासिक निकलना है, मेरा फ्रेंड है, उसका कल रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होने वाला है। मैंने तुरंत पूछा उम्र कितनी, उसने कहा 26। मैंने कहा इतने 26 साल के कम उम्र में उसका, अभी तुम लैमिनेक्टोमी करोगे, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करोगे, तो आगे चल के क्या होगा। उसने कहा समझा नहीं। मैंने कहा अरे 2-3 साल तक फायदा होता है, फिर से वही रिपीटेशन होगा, या बार बार तुम थोड़े सर्जरी करोगे। तो उसने कहा क्या करेंगे। मैंने कहा आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा। उसने कहा नहीं सर, वो चल नहीं पाता, क्योंकि दोनों राइट साइड का लेग जो है वो फिसलते फिसलते ऐसे जमीन को लगा के चलता है, जो कि फुट ड्रॉप के कारण ये मूवमेंट उसकी गई थी, पेरिनियल कॉम्प्रेशन के कारण। तो मैंने कहा ये भी हो जाएगा, आप लेकर आ जाओ उसे।
तो दूसरे दिन शनिवार के दिन सुबह ही वो वोकर से डिस्चार्ज लेकर रुग्णालय में आ गए। हमारा जो रूटीन प्रोटोकॉल होता है उसमें स्नेह स्वेदन होता है, फिर कटिबस्ती, कटिलेपन, फिर शाम को फिर से स्नेह स्वेदन, अल्टरनेट डे शिरोधारा और रात को अनुवासन बस्ती। तो वो दिन की प्रोसीजर हो गई और वो शिरडी का ही रहने वाला था, तो मैंने कहा आप घर जाइए और मंडे को एडमिट हो जाइए, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है मंडे को एडमिट होना, फ्राइडे को कंपलसरी डिस्चार्ज। फिर वो किसी भी प्रकार का पेशेंट हो, पैरालिसिस का भी हो, तो चलते हुए घर जाएगा, ये गारंटी। तो मंडे के दिन वो एडमिट हो गया, यही प्रोटोकॉल चलता रहा। और तीसरे चौथे दिन यानी उसका दर्द तो तुरंत सैटरडे के दिन ही गायब हुआ था, मंडे को काफी फायदा हुआ, ट्यूसडे को फायदा हुआ, और बुधवार के दिन एक मिराकल हुआ कि उसका जो फुट ड्रॉप था पेरिनियल कॉम्प्रेशन, ये रिलीव होकर उसका फुट ड्रॉप चला गया। आज तक पूरे विश्व में किसी भी शास्त्र के पास इतनी फास्ट रेमेडी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 4 दिन में किसी का फुट ड्रॉप जाता है, ये कोई उस पर बिलीव नहीं करेगा। लेकिन मैंने वो पेशेंट देखा था और उसका फुट ड्रॉप चला गया, और बाद में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 महीने दवा उसने ली, और तब से आज तक उसे कभी भी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम नहीं, शिकायत नहीं, कोई कमर में दर्द नहीं हुआ। और आज दूसरे पेशेंट को, उसके फ्रेंड के जो पिछली बार आया था उसके साथ ही आज वो आया था, तब मैंने सभी बच्चों को, जितने स्टूडेंट्स थे उनको कहा कि हाउ आयुर्वेद इज फास्ट, एंड आयुर्वेद कितना लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट देता है। जबकि इसे 10 साल हो गए, उसके बाद शादी हो गई, उसे 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन आज वो कितनी भी भागदौड़ करता है, कितने भी आगे झुक के काम करता है, बिल्डिंग मटेरियल का उसका बिजनेस है वो भी करता है, बिल्डर्स का काम करता है, वो सब करने के बावजूद भी उसे कभी भी दर्द की शिकायत नहीं है। यानी सिर्फ 5 या 6 दिन की एडमिशन के बाद में उसका फुट ड्रॉप चला गया था, और आज वो स्वस्थ जीवन जी रहा है। और फिर भी हम कहते हैं कि आयुर्वेद से धीरे धीरे फर्क होता है। वैसे ही इमरजेंसी के बारे में भी बोला जाता है कि आयुर्वेद में इमरजेंसी की ट्रीट नहीं की जाती है, आयुर्वेद में इमरजेंसी के लिए कोई दवा नहीं है। जबकि रूटीन प्रैक्टिस में अनेक इमरजेंसी हम हमारे रूटीन लाइफ में देखते हैं। मेरे साथ साथ भारतवर्ष के लाखों वैद्य ये इमरजेंसी आयुर्वेद से टैकल करते हैं। जबकि अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरी बड़ी भाभी जिसको डेंगू फीवर हुआ था, और उन्होंने ट्यूसडे की बात है, इसी मंगलवार के दिन की, तो भाई ने कहा सिर्फ सिर दर्द हो रहा है, तो पित्त की पत्थरी वटी मैंने दे दी। उसने ये नहीं कहा कि बुखार है या कुछ है। और रात को 2:30 बजे भाई का फोन आता है, और वो कहता कि सरोजा ने, मेरे भाभी का नाम है, वो उठी और अनकॉन्शियस हो गई, नीचे गिर गई, अनकॉन्शियस हो गया, उसे काफी पसीना आ रहा है। तुरंत मैं और मेरी छोटी बेटी डॉक्टर रिद्धि, हम तुरंत उसके घर के लिए निकल पड़े। निकलते वक्त सुवर्ण सूचक की मात्रा ध्यान से हमने जेब में ले ली। जाकर जो देखा तो मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि प्रोपी स्वेटिंग था, उसे यूरिनेशन भी हो गई थी, और पल्स नहीं के बराबर थी, फीबल भी नहीं बोल सकती, इतनी पल्सलेस। यानी पल्स देखते वक्त मेरी पल्स मुझे सुनाई दे रही थी। बेटी ने भी देखी पल्स नहीं, तुरंत हमने वो सुवर्ण सूचक मात्रा ने कई बार घिस कर उसका पेस्ट बनाई, वो मुंह खोल के हमने टंग के नीचे वो लगा दी। फिर थोड़ा सा पानी सर के ऊपर छीका, जिसे त्रासन चिकित्सा चरकाचार्य ने जो कही थी, थोड़ा सा पानी भी मार दिया। एक 5-10 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने आगे का सोचा कि उसको तुरंत डिहाइड्रेशन है, तो कार्डियक भी रूल आउट करना पड़ेगा, उसको डिहाइड्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं हॉस्पिटल फोन ही लगा रहा था, तो थोड़े से आँख उसने ब्लिंक की। फिर से हमने उसे बुलाया, तो उसने उसको वर्बल रिस्पॉन्स भी दिया, और फिर हम हर 5 मिनट में देते रहे। फिर ग्लूकोज शक्कर पिलाई, और 15वें मिनट में वो उठकर बैठ गई। उसने कहा कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और पल्स भी उस समय आ गई। बीपी भी जो अनकाउंटेबल था वो 160 तक लगने लगा, और फिर उसके बाद में हमने आगे की ट्रीटमेंट उसे शुरू की। तो ये इमरजेंसी भी आयुर्वेद से ट्रीट होती है, या ऐसे वक्त यदि हम श्रद्धा से और सब्र से और सबूर से चिकित्सा देते तो उसमें फायदा होता है। जबकि आज ऑटोइम्यून डिसीज का ये सब्जेक्ट है, तो ऑटोइम्यून डिसीज पे आयुर्वेद से किस प्रकार से ट्रीट होते हैं, या आज हम पंजाब के एक फैमिली शिरडी में आए थे। नहीं मैडम, बैक बैक ले लो, बैक 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 सेकंड स्लाइड रखो, वहाँ बस ये ऑटोइम्यून की रखो, बस ऑटोइम्यून, बस यही रखो। ओके।
वो शिरडी दर्शन के लिए आए थे और उसे ट्रैवलिंग के बाद में एक्यूट पेन दर्द शुरू हुआ, साईनाथ हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ पे सब पेन किलर इंजेक्टेबल ले लिए और फिर भी उसका दर्द नहीं बंद हो रहा। तो शिरडी में किसी ने आयुर्वेद का नाम बताया, तब उनकी रिटर्न ट्रेन मनमाड़ से 8 बजे थी रात को। तो 5:30 बजे वो हमारे कोपरगांव के हॉस्पिटल में आ गए। तो एंटी चेंबर से डायरेक्ट वो पूरी फैमिली उसको पकड़कर कंसल्टिंग में आ गए। सामने मेरा दूसरा पेशेंट था, मैंने पूछा अंदर से कैसे आ रहा है डायरेक्ट, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, इसको बहुत दर्द हो रहा है और हमें 8 बजे ट्रेन है मनमाड़ से, तो कृपया करके इसको हम जाने लायक उसका दर्द कम कर दो। तुरंत मैंने पूछा क्या होता है, उन्होंने कहा उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सब दवा चल रही, फिर भी कंट्रोल में, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो फॉर्चुनेटली एक पेशेंट के लिए हमने वैतरण बस्ती बनाया था, तो मैंने पारिचारक को कहा कि इसको वैतरण बस्ती दे दो और विषगर्भ तेल का स्नेह सेवन कर लो। और एक आधे घंटे के बाद में मैं कंसल्टिंग में पेशेंट चेक करा तो वो अंदर से आ गए एंटी चेंबर से, जबकि वो अकेले आई। पहली बार सबने पकड़ के उसे लाया था, वो अकेले अंदर आई और हाथ साफ करते हुए उसने कहा कि धन्यवाद डॉक्टर साहब, मुझे काफ़ी रिलीफ मिल गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तब मैंने कहा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जा सकते हो। तो उसने कहा कि ये बिल्कुल उत्सव फिल्म जैसे हुआ। तो मैंने चेक करते-करते, पेशेंट को चेक करते-करते उसके तरफ देखा, मैंने कहा, मैं समझा नहीं। तो उसने कहा कि उत्सव फ़िल्म में जो था कि उत्सव फ़िल्म में रेखा ने अलग-अलग गहने पहने होते हैं और शेखर सुमन जो एक्टर था, वो पीछे से एक नॉट पीछे से खोलता है तो पूरे शरीर के गहने नीचे गिर जाते हैं। तो मैंने कहा उसका और तुम्हारी बीमारी का क्या संबंध? तो तुरंत उसने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरे जो पूरे जोड़ थे ये मानो कि जंजीरों से जकड़े हुए थे और जैसे आपने वो एनिमा दिया उसके बाद में किसी ने ताला खोल दिया हो और पूरा ताला खोलने के बाद पूरे जंजीरें जमीन पे नीचे गिर गई है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। यानी मेरे पूरे जॉइंट्स एकदम खुले हो गए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब उसकी जो पेन की इमरजेंसी थी, ये सिर्फ़ एक वैतरण बस्तिया और स्नेहन स्वेदन थे, उस समय आयुर्वेद से ठीक हुई थी। आज जो ऑटोइम्यून डिसीज़ का सब्जेक्ट है, तो ये इम्यूनिटी किसे कहते हैं या वैदिक क्षमत्व किसे कहते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति क्या होता है, इस शब्द को, इस इम्यूनिटी शब्द को पूरा विश्व कोविड के बाद में जानने लगा है। मैंने तो छोटे-छोटे बच्चे को भी खेलते-खेलते इम्यूनिटी शब्द का इस्तेमाल करते हुए देखा है। पूरा विश्व इस वैदिक क्षमत्व के बारे में और इस वैदिक क्षमत्व का सविस्तर वर्णन करने वाले आयुर्वेद के बारे में अब जानने लगा है और आयुर्वेद को उन्होंने स्वीकार भी किया है। हमारे शरीर की यही वैदिक क्षमत्व, सहायता करने वाली ये वैदिक क्षमत्व जब हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है, ईजा पहुंचाती है, मांसपेशियों को ईजा पहुंचाती है, तो उसके बाद में जो लक्षण समुच्चय से अलग-अलग व्याधि निर्माण होते हैं, उसे ऑटोइम्यून डिसीज कहते हैं, ये आप भी जानते हो। आज पूरा विश्व इस बढ़ती हुई ऑटोइम्यून डिसीज से और उसकी तीव्रता से त्रस्त है, क्योंकि किसी भी शास्त्र में इसका परमानेंट सॉल्यूशन आज भी उपलब्ध नहीं है। आधुनिक शास्त्र में जितने भी ऑटोइम्यून डिसीजेस है, उन सब के लिए ऑमनाकॉर्टिल यही स्टेरॉइड इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसके साइड इफेक्ट्स, इसके उपद्रव उस व्याधि से भी भयानक है। इस ऑटोइम्यून डिसीज का यदि हम संप्राप्ति का विचार करें, तो आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों ने भी अग्नि का विचार किया हुआ है। लैक ऑफ एपेटाइट ये मॉडर्न साइंस ने कहा है, तो अग्नि मानदेय ये आयुर्वेद ने कहा है। मंदेग्नो सर्वरोगेषु ये आयुर्वेद ने कहा है और इसके इम्पोर्टेंस अब मॉडर्न वालों ने एक्सेप्ट किया है। यदि अग्निमांद्य होता है और उस समय कोई हेतु सेवन करता है, तो आम उत्पत्ति होती है, फिर ज्वर उत्पत्ति होती है और फिर वातु के समान वायु के द्वारा वो पूरे शरीर में उसका संचार होता है और श्लेष्मक कफ के द्वारा, यानी जितने श्लेषक कफ, तर्पक, अवलंबक, बोधक कफ के द्वारा किसी स्थान में उसका स्थान संचय होकर स्त्रोतरोध होकर वहां पे व्याधि की निर्मित होती है। तो ये सिंपल संप्राप्ति ऑटोइम्यून डिसीज की हम कर सकते हैं। चिकित्सा का सूत्र यदि हम तय करें, तो जितने भी ऑटोइम्यून डिसीजेस है, इम्यूनिटी शरीर को सहायता पहुंचाती है, तो ऑटोइम्यून में हमारी ही व्याधि क्षमत्व, हमारी ही इम्यूनिटी शरीर को बाधा पहुंचाती है, यानी गलत रास्ते से जाकर शरीर को हानि पहुंचाती है। तो सिंपल विचार यदि हम करें कि इस इम्यूनिटी को यदि हम सही रास्ता दिखाते हैं, गलत सही का अर्थ समझाते हैं, तो वो संप्राप्ति भंग होकर उसका लक्षण समुच्चय ये कम हो जाएगा और उसे उपशय मिल जाएगा। फिर आप कहेंगे कि इम्यूनिटी को सही रास्ता, गलत रास्ता किस प्रकार से समझाएंगे? तो ये पंचकर्म से पॉसिबल है। यदि हम ऑटोइम्यून डिसीज में अवस्था के अनुसार
और उस लक्षण के अनुसार युक्ति से यदि पंचकर्म करवाते हैं तो ऑटोइम्यून डिसीज में उपशम मिलता है। ये पिछले 36 ईयर्स में मैंने देखा है। सिर्फ श्रद्धा चाहिए और सबूरी चाहिए, यानी आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और रिजल्ट मिलने तक की सबूरी होनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहते रहता हूँ कि ये ऑटोइम्यून नाम या ऑटोइम्यून डिसीज के जितने भी बड़े बड़े नाम वाले डिसीजेस हैं, इन सबको भूल जाओ। जहाँ आधुनिक चिकित्सा खत्म होती है वहीं से आयुर्वेद चिकित्सा शुरू होती है, ये मैं अभिमान के साथ कहना चाहता हूँ। पिछले 36 ईयर्स में इस ऑटोइम्यून डिसीज के लक्षण वाले कई पेशेंट पूर्ण रूप से ठीक होते हैं मैंने देखे, और आज भी वो स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन जीते हुए मैं देख रहा हूँ। उस समय इस लक्षण समुच्चय को ऑटोइम्यून डिसीज कहते हैं, ये मुझे पता नहीं था। अज्ञान में ही सुख होता है, ऐसी कहावत है। तो मेरे बारे में भी उस समय यदि इस ऑटोइम्यून डिसीज का भयानक ज्ञान या उस ऑटोइम्यून डिसीज की तीव्रता का ज्ञान मुझे होता तो उस समय उस लक्षण वाले पेशेंट को चिकित्सा देने का साहस शायद मैं नहीं जुटा पाता या मैं नहीं कर पाता। आज जब ऑटोइम्यून डिसीज के बारे में बोलना था, थोड़ा सा सविस्तर मॉडर्न जब मैंने पढ़ा और उसमें जितने भी ऑटोइम्यून डिसीज के नाम, व्याधियों के नाम मैंने देखे पढ़े, तो मुझे मन ही मन में हंसी आई, क्योंकि ऐसे सभी प्रकार के 100 से भी ज्यादा पेशेंट आयुर्वेद से पूर्ण रूप से ठीक होते हैं मैंने देखे हैं। इन शॉर्ट, ऑटोइम्यून डिसीज हम आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। सिर्फ श्रद्धा और सबूरी, ये उसमें जो आयुर्वेद साई ने कहा है, श्रद्धा और सबूरी, इसका यदि अवलंब हम करते हैं तो डेफिनेटली इसमें फायदा होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब ऑटोइम्यून डिसीज में आजकल जो बर्निंग इश्यू है वो है आमवात, जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम कहेंगे। रोजाना 3-4 पेशेंट मेरे पास पर डे आते हैं। तो पूरे भारतवर्ष के वैद्यों के पेशेंट हम गिनेंगे तो कई हजारों में आमवात के पेशेंट हर एक वैद्य के पास आते हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग रूमेटोलॉजिस्ट के पास जितने भी पेशेंट आयुर्वेद के पास आते हैं तो उन सब में ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल एक जैसे होता है। यदि हम देखें तो उनमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होता है, जो कि आइजोरॉन है या पॉलिट्रिक्स है। फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन होता है, साज होता है, ओमनाकॉर्टिल होती है, एखादी एंटासिड होती है, एखादी मल्टीविटामिन होती है, और उससे भी दर्द नहीं होता है तो एखादा यूट्रोशाइन जैसे एखादी एनाल्जेसिक होती है, और उससे भी नहीं ठीक होता है तो आप नए नए बायोलॉजिकल इंजेक्शन वगैरह उसमें निकले हैं। 20 साल तक आमवात की चिकित्सा, मॉडर्न चिकित्सा लेने वाली एक बुढ़िया कि जिसके पूरे जॉइंट्स डिफॉर्मिटी आई थी, पूरे टेढ़े हुए थे, ऐसे आयुर्वेद के पास आने के बाद में सिर्फ 3 महीने में उसका दर्द पूर्ण रूप से ठीक होते मैंने देखा है। लेकिन ऐसे पेशेंट, मॉडर्न वाले डॉक्टर्स, जब रिजल्ट नहीं मिलता तो उनके पास इतना बड़ा मन नहीं होता है कि आप आयुर्वेद लेकर देखो, उससे फायदा होता है नहीं देखो, और फिर हर 3 महीने के बाद में RFT LFT करवाते, क्योंकि ये जो भी ट्रीटमेंट है ये हिपेटोरेनल टॉक्सिक ड्रग्स है। तो उसमें किडनी गई या बची है, लिवर गया या बचा है, हर 3 महीने के बाद उनको देखना पड़ता है। और यदि उसमें कुछ वैल्यू एबनॉर्मल आते हैं, डिरेंज आते हैं, तो वो आगे क्या करना है कभी पेशेंट को नहीं बताते, और फिर वो पेशेंट त्रस्त होकर इधर उधर घूमते रहता है। ऐसे पेशेंट जब आयुर्वेद के पास आते हैं तो किसी किसी को 15 दिन में, किसी को 1 महीने में, किसी को 6 महीने में, और ज्यादा से ज्यादा साल भर में हर एक पेशेंट को रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तात्पर्य, आमवात के लिए आयुर्वेद में रामबाण यानी गारंटेड ट्रीटमेंट उपलब्ध है। रुग्ण के अनुसार, उसके लक्षण के अनुसार, उसके प्रकृति के अनुसार ट्रीटमेंट में बदलाव करना, ये यदि हम बदलाव करते हैं तो उसमें उपशम मिलता है। एक्यूट पेन में, एक्यूट पैनिक स्थिति में यदि कोई पेशेंट आता है तो उसका दर्द किस प्रकार से कम करना है, उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, ये स्किल उस वैद्य का होता है। कौन सा पंचकर्म उपचार करने के बाद में या कौन सी दवा देने के बाद में उसकी एक्यूट स्टेज कम हो जाएगी, ये यदि तुम सक्सेसफुली टैकल कर सको तो फिर वो पेशेंट कुछ दिन के बाद में, जब पेन डिक्लाइन में आता है, कम होने लगता है, तो वो पेशेंट परमानेंटली आयुर्वेद का हो जाता है। लेकिन ऐसे कुछ पेशेंट साल में एक आधा मिलता है कि जिससे मॉडर्न से भी फायदा नहीं हो रहा है, आयुर्वेद से भी फायदा नहीं हो रहा है, और ऐसा पेशेंट जब आयुर्वेद के पास आता है और फिर
कोई वैद्य डिप्रेस होकर कहता है कि सर अमवत में रिजल्ट ही नहीं मिलते हैं, अमवत में कोई फायदा ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मैंने काफ़ी सोचने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि इसमें उस पेशेंट के पूर्व कर्म का, संचित कर्म का भाग होता है। क्योंकि सभी को उपशय देने के लिए हम कोई धन्वंतरी नहीं है, भगवान नहीं है। तो ऐसे पेशेंट में यदि फ़र्क नहीं होता है, तो ये उस पेशेंट का कर्म का भाग होता है। कई बार हम देखते हैं कि अमवत का पेशेंट हमारे पास आता है, तो उसमें वात रक्त की भी पिक्चर होता है, यानी थ्रॉबिंग पेन, बर्निंग पेन के लक्षण भी दिखाई देते हैं। ऐसे एक 46 ईयर्स एक टीचर जो कि शरद चंद्र पवार जी बारामती से, आदरणीय पवार साहब, उनके बारामती से वो आई थी और आने के बाद जब उसकी हिस्ट्री ली तो उसको 8 साल से अमवत की शिकायत थी। और पिछले 5 सालों से पूना के फॉरेन रिटर्न रोमेटोलॉजिस्ट से उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। कई सभी प्रकार के दवा लेने के बाद में भी मंथली उस समय, यानी 2001-2 की बात होगी, उस समय 4,500 से 5,000 रुपये उसको मंथली खर्च आता था और ये सब लेने के बावजूद भी उसे कोई ज़्यादा खास ऑप्शन नहीं था। जब वो आयुर्वेद के पास आया, जब मैंने उसको लेटने के लिए कहा तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि सर मुझे सही में फ़ायदा होगा ना, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ। तो मैंने उसको एक ही कहा कि 8 साल से आप मॉडर्न चिकित्सा ले रहे हो, आयुर्वेद को सिर्फ 8 महीने दे दो, 8 महीने में तुम ठीक हो जाओगी। और जब वो सोने लगी तो उसने कहा कि मेरे एंकल जॉइंट में जो गुल्फ संधि होती है, वहाँ पे बहुत अंगार होती है, बहुत जलन सी होती है, ऐसे लगता है ब्लेड लेकर वहाँ की नस मैं काट दूँ। तो ये रक्त दुष्टि की अवस्था होती है, यानी मैंने कहा कि वात रक्त का पिक्चर होता है। तो ये पेन जो होते हैं, ये अवस्था जो होती है रक्त मोक्षण की होती है, थ्रॉबिंग पेन्स होते हैं, पल्सेटाइल पेन्स होते हैं, बर्निंग पेन्स होते हैं। और ऐसे वक़्त में यदि हम रक्त मोक्षण कर दें तो तुरंत रुग्ण को उपशम मिलता है। तो मैंने कहा आपको अच्छा लगेगा, आप टेंशन मत ले लो। और स्नेहन स्वेदन करके उसका रक्त मोक्षण एंकल जॉइंट से हमने कर लिया। जैसे ही खून बाहर आ गया वैसे उसको काफ़ी रिलीफ़ मिला। उसने तुरंत कहा कि सर इस पाँव को मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला है, आप इस पाँव से भी खून निकाल दो। मैंने कहा सब एक ही टाइम में नहीं होगा, एक ही रक्त मोक्षण से दोनों को भी फ़ायदा हो जाएगा। और उसे फिर उस समय योगराज गुगुल, कैशोर गुगुल, गोक्षराज गुगुल एक कॉम्बिनेशन दे दिया, विशगर बतेल का स्नेह स्वेदन दे दिया और 1 महीने के बाद फ़ॉलो-अप के लिए बुलाया। एक 8 दिन के बाद ही उस महिला का लड़का जो कि बीएमएस था और उसी गाँव में एक जनरल प्रैक्टिस कर रहा था, उसका शाम के समय मुझे फ़ोन आता है और वो कहता है कि सर मेरी मम्मी आपके पास आई थी, आपने थोड़ा-सा खून निकाला था उसका, तो उससे उस पाँव को काफ़ी राहत है। तो दूसरे पैर में उसे तकलीफ़ हो रही तो वो कहती है कि उस पाँव से भी खून निकालो। तो ये खून निकालना क्या होता है? तो मैंने कहा आप बीएमएस किया हुआ है, आपने रक्त मोक्षण के बारे में नहीं सुना है? तो शर्माते हुए उसने कहा कि नहीं सर, मैं तो अभी भूल गया, कॉलेज लाइफ में हमने जनरल प्रैक्टिस ही की थी। मैंने कहा कि उसे रक्त मोक्षण कहते हैं, तो एक काम करो खाने के बाद में लेफ्ट एंकल जॉइंट से 18 नंबर की बीडी कंपनी की निडल ले लो और आईवी सेट का एक टुकड़ा उसे जॉइंट करके एक 50 टू 60 एमएल जहाँ से एंकल जॉइंट से जो वेन प्रॉम्प्ट दिखती है, वहाँ से रक्त मोक्षण करवा लो। उस प्रकार से उसने वो किया और आधे घंटे के बाद में उसका फ़ोन आता है कि सर आयुर्वेद इतना फ़ास्ट काम करता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्योंकि जैसे उसका रक्त मोक्षण हो गया, वो विदाउट सपोर्ट अब घर में चल रहा है और वो कहती है कि मेरा दर्द बंद हो गया। वही लेडी टीचर जब 1 महीने के बाद फ़ॉलो-अप के लिए आई, तो आने के बाद में दोनों मियाँ-बीवी जो कि दोनों भी टीचर थे, उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और आते ही उन्होंने कहा कि सर हम आपके काफ़ी आभारी हैं और अब मुझे लगता है कि मैं अब ठीक हो जाऊँगी। तो मैंने पूछा यानी, तो उसने कहा कि मैं 10 फीट भी नहीं चल पाती थी, आज मैं करीबन बस स्टैंड से आपके हॉस्पिटल तक 1.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल चल के आई हूँ और मुझे अब बिल्कुल दर्द नहीं होता है। तब उसके जो टीचर थे हस्बैंड, उन्होंने कहा, पूछा मुझे कि इतनी महँगी दवा इतने सालों से हम ले रहे थे, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपने जो थोड़ा-सा खून निकाला उससे भी मेरे बीवी पे इतना फ़र्क पड़ा है, तो ये क्या लॉजिक है? तो मैंने कहा कि आपकी बीवी की हिस्टेरेक्टॉमी अर्ली एज में हुई है और उसके कारण और इस केमिकल के कारण जो पित्त प्रकोप होता है, ये रक्ताश्रय होता है और उससे दूषित जो खून होता है, जो शरीर से मंथली पीरियड से बाहर जाना एक्सपेक्टेड होता है और आपका गर्भाशय निकाला हुआ है, तो इसके कारण वो दूषित खून बाहर न जाने के कारण अधोमार्ग में जाके वहाँ पे थ्रॉबिंग पेन, रक्तदुष्टि के लक्षण उत्पन्न करता है। तो तुरंत तो उसे ये समझ में नहीं आया, उसने कहा कि ओल्ड इज़ गोल्ड और आगे चल के 6-7 महीने चिकित्सा लिया और उसके बाद में आज तक जब ये ऑटोइम्यून पे बोलना था और बीच में एक वही का एक पेशेंट आया था, तो उससे फ़ोन करके मैंने उसका नंबर लेके उससे जब बात की,
तो ये भी भूल गई कि उसको कभी सांध्यवात था। उसको याद दिलाना पड़ा, तो उसने कहा कि नहीं, उसके बाद में तो मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। यानी लॉन्ग टर्म तक, ज़िंदगी भर के लिए आम-वात ठीक होता है, ये उसका एग्ज़ाम्पल है। शिरडी हॉस्पिटल में मैं 2000 पिछले 21-22 वर्षों से निःशुल्क हर गुरुवार को रुग्ण सेवा करने जाता हूँ। तो वहाँ के एक सीनियर एमबीबीएस डॉक्टर थे। वो जब मैं जाने लगा तो एक दिन मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सर मुझे आर्थराइटिस आमवात है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और एसिडिटी के कारण मैं ज़्यादा मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं ले पाता, तो आयुर्वेद में कुछ है। मैंने कहा उसमें बस्ती चिकित्सा होती है, स्नेह स्वेदन होता है, आप आज ही आपकी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन उसको बात बस्ती के बारे में सुन के उसे वो बात कोई डाइजेस्ट नहीं हुई, तो सिर्फ पूछते थे, आते नहीं थे कभी। लेकिन एक 3-4 साल के बाद में ऐसे ही कोपरगाँव आ गए और उनको एक्यूट दर्द शुरू हो गया। तो उनको याद आ गई, वो हॉस्पिटल आ गए। तो मैंने कहा कि हम नीरो बस्ती करवा लेते हैं। तो उस समय वैतरण तो नहीं था बनाया हुआ, तो नीरो बस्ती में ही शहद और सेंधव डाल के हमने नीरो बस्ती उनका किया और विषगर्भा का स्नेहन स्वेदन कर लिया। आधे घंटे के बाद जब वो प्रोसीजर करने के बाद में आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो कल आप आ रहे गुरुवार को, तो वहीं पे मैं आपको मिल लूँगा। और दूसरे दिन 12:30 बजे पूरे भीड़ में, वो पेशेंट की भीड़ में अंदर आए और आकर नमस्कार करते हुए उन्होंने कहा कि सर, आपने जो कल बस्ती दिया, एनिमा दिया, उससे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है दवा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में वो सिर्फ़ साल में 1 आध 2 बार सिर्फ़ बस्ती लेकर जाते हैं और उसके बाद में आगे का अनुवासन यानी मात्रा बस्ती भी वो कभी नहीं करते। फिर भी उनको आज तक रिलीफ़ है। वो यही कहते हैं कि जो भी एंटीजन्स कोलो इंटेस्टाइन में जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वो एंटीजन्स इस न्यूरोबस्ती के कारण शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उसके कारण एंटीबॉडीज़ नहीं बनते और उसके कारण उपशम मिलता होगा। तो ये भी एक नया उसका कार्यकारण भाव उनके बारे में मुझे समझ में आ गया। तो आज यदि आमवात के पेशेंट आते हैं, तो उनको तुम कॉन्फिडेंटली चिकित्सा दे दो, डेफ़िनेटली उसमें उपशम मिलता है। जब ज़्यादा दर्द हो, तो युक्ति से चिकित्सा करो, एन-केन प्रकारे उनको फ़र्क होना चाहिए। तो फिर अलग-अलग प्रकार के डीवार्थो गोल्ड है, डिवाइन टैबलेट है या सियानाथ गुगुल, यदि कफ प्रकृति वाला है तो सियानाथ गुगुल है या स्वर्ण महायुगराज गुगुल है, सुवर्ण गुगुल है या गिलोय का काढ़ा, रात को 2 कप में 1 चम्मच गिलोय चूर्ण डालकर मंद गैस पर जलाकर आधा कप बचाओ और अ, 4 बजे अर्ली मॉर्निंग उसे छानकर कुनकुना करके 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लेकर यदि पीते हो, तो भी कफज काल में, ये कफज व्याधि है, संतर्पणोति व्याधि है, तो उसमें तुरंत उपशम मिलता है। ज़्यादा दर्द हो तो सुवर्ण भूपति रस और गिलोय सत्व का सूक्ष्म करके यदि तुम डोज़ देते हो, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और जब भी जो अवस्था होती है, कुछ पेशेंट आमवात की जीर्णावस्था में जाने के बाद में वहाँ पे ब्रहण करना ज़रूरी होता है, तो फिर वहाँ पे संतर्पण चिकित्सा देनी पड़ती है और उस समय यदि तुम कुछ बल्य चिकित्सा, ब्रहण चिकित्सा देते हो, तो भी दर्द बंद हो जाता है और पेशेंट परमानेंटली ठीक हो जाता है। तो ये अवस्था वैज्ञानिक अनुभव के अनुसार उसे आने लगती है। इस प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड। एक आजकल एक एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे मराठी में बाम्बूवात कहते हैं। तो ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है, ये भी पेशेंट आजकल दिखाई देते हैं। तो अर्ली एज में यदि होता है और न्यूली डायग्नोस्ड जो होता है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें एचएलए-बी 120 एचएलए-बी 2070 की जाती है। तो ये एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में शुरुआत में यदि आमवात की चिकित्सा तुम करते हो, तो पेशेंट में रिलीफ मिल जाता है और जीर्णावस्था में फिर से उसको ब्रहण चिकित्सा देनी पड़ती है। और फिर ब्रहण चिकित्सा देने के बाद में भी पेशेंट स्वस्थ जीवन, पेनलेस जीवन जीते हुए मैंने देखा है। बीच में एक बॉम्बे का एक 52 इयर्स का एक पेशेंट, वहाँ के एक सीनियर वैद्य ने मेरे पास भेजा था और कहा था कि उनको एडमिट कर लो, इनको फ़ायदा ही नहीं होता है, मैंने सब ट्रीटमेंट की है। और वो पेशेंट जब मंडे के दिन एडमिट होने के लिए आया, तो उसकी बीवी ने उसको दोनों हाथों से पकड़ कर अंदर लाया था। उसकी जो गर्दन थी, ये पूरी तरह से 1 इंच भी नहीं हिलती थी, पूरी फ्रीज़ हो गई थी। पीठ में जो कछुए की पीठ होती है, उसके जैसे ऐसे कर्वेचर हुए थे और पूरी हार्ड बन गई थी वो। तो ऐसी स्थिति में जब वो आया, तो हमारा जो रूटीन प्रोटोकॉल होता है, फिर स्नेहन स्वेदन, नीरोबस्ती सतन्य नीरोबस्ती स्नेहन स्वेदन, विषगर्भ तेल का स्नेहन स्वेदन, फिर लेपन, शाम को फिर से अल्टरनेट डे शिरोधारा और रात को विषगर्भ तेल का अनुवासन बस्ती, ये एंकोलाइजिंग का प्रोटोकॉल होता है। तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। शाम को जब मैं राउंड को गया, तो जाते ही उसकी बीवी ने कहा कि उनको कोई भी फ़ायदा नहीं, बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा, "आप इतना जर्नी करके आए हो और इतनी 10-12 साल की बीमारी, 10-12 दिन तो वेट करो।"
दूसरे दिन जब मैं फिर से मॉर्निंग में राउंड को गया तो जाते ही उसकी बीवी ने कहा कि उनको तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है और रात भर ये जागते रहे, उनको फ़र्क नहीं पड़ा तो क्या फ़ायदा। तो आयुर्वेद चिकित्सा यदि हम करते तो फ़र्क नहीं, ये कभी सुनने की आदत नहीं रहेगी। मैं काफ़ी कंट्रोल करता हूँ, लेकिन कोई पेशेंट यदि फ़र्क नहीं ऐसे बोलता है तो मेरी सटक जाती है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। क्योंकि जो बोला है वैसे यदि पेशेंट करता है तो उसमें फ़र्क होता ही है। ये आज तक का 36 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है। तो उनका जब कुछ फ़र्क नहीं बोला तो मुझे उस शब्द की एलर्जी है, तो तुरंत मैंने कहा एक काम करो, आप डिस्चार्ज लेकर चले जाइए, क्योंकि 6 दिन में ठीक होने तक भी आपके पास सब्र नहीं है। तो आपको ठीक करने के लिए मैं भगवान नहीं, आप डिस्चार्ज लेकर जा सकते हो। जैसे मैंने ऐसे बोला तो थोड़ा-सा अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस होता है। उस समय वो दोनों भी रिवर्स हो गए। उसने उसको बीवी को डाँटा, "तू चुप बैठ, तुझे कुछ समझता नहीं।" और उसने कहा कि, "नहीं डॉक्टर साहब, हम रुकेंगे। वो तो वैद्य महाशय ने आपकी इतनी तारीफ़ की है तो हम रुक के ही जाएँगे।" तो मैंने उनको कहा कि 5 दिन एक बार भी फ़र्क नहीं, शब्द नहीं उच्चारना है। मैं पूछता जाऊँगा तो ही उत्तर देना, फ़र्क नहीं है, नहीं बोलना है। और ऐसे कहते हुए ये प्रोटोकॉल 5 दिन चलते रहा और चौथे दिन उसने मॉर्निंग में जब राउंड को मैं गया तो उसकी बीवी ने कहा कि इनको अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, रात को ये काफ़ी अच्छे सोए और सुबह भी उनको दर्द बहुत कम है, जो मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। और इस प्रकार से 5 दिन के बाद में सैटिस्फैक्टरी होकर समाधान से वो डिस्चार्ज लेकर चले गए। और 1 महीने के बाद जब वो फ़ॉलो-अप के लिए आए, तो आने के बाद उस जो पेशेंट था, उसने गर्दन करीबन 45 एंगल्स में घुमा के मुझे दिखाई और उसने कहा कि ये पूरी रूप से फ्यूज़ थी और उसके कारण मैं लोकल से भी जर्नी नहीं कर पाता था और मैं छुट्टी लेके घर पर ही था। लेकिन मैंने अब लोकल से प्रवास शुरू किया और मैं फिर से जॉब पे जॉइन हुआ हूँ। तो कहने का मतलब यदि हम पेशेंस रखने तक और जो दर्द है उसको हर एक अपने पास आयुर्वेद के पास पंचकर्म के काफ़ी अस्त्र है। क्या करने के बाद में रिलीफ मिलेगा, उस समय वो टाइम बीइंग वो रिलीफ टाइम बीइंग पे रहेगा, तो आगे दवा में तुम चेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी आयुर्वेद से ठीक होते मैंने देखा है। और जब क्रॉनिसिटी आ जाती है, जीर्णावस्था आ जाती है, तो उस समय फिर मांसरस सिद्ध तिक्तक्षीर बस्ती या तिक्तक्षीर बस्ती और पृष्ठ बस्ती करने के बाद में वो पेशेंट स्टेबल हो जाता है और पेनलेस होके सुखमय ज़िंदगी जी सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी एक जीबीएस एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है, इसके बारे में शायद आपने अलग-अलग वेबिनार में मैंने ये केस बताई हुई है, तो इसमें आपने सुना होगा। चमत्कार को ही नमस्कार होता है। वैसे आयुर्वेद के कारण रोज़ाना अनेक चमत्कार हम हमारे प्रैक्टिस में देखते हैं और जब कोई एक्यूट पेशेंट या एक्यूट डिसीज़ या क्रॉनिक डिसीज़ आयुर्वेद से अल्प समय में ठीक होता है, तो उस पेशेंट के साथ-साथ उसके सीनियर माता-पिता भी जब पैर छूते हैं, तो आयुर्वेद के प्रति बड़ा गर्व महसूस होता है। नवंबर 21 की ये बात है। उज्जैन से एक महिला का फ़ोन आता है और वो रोते-रोते कहती कि सर प्लीज़ मेरे हरप्रिया को बचाओ। आपको पता है कि नवंबर 21 में महाराष्ट्र में या पूरे भारतवर्ष में कोविड ये पीक लेवल पे था। तो मुझे लगा कि शायद उसकी बेटी को कोविड हुआ होगा। तो मैंने पूछा क्या हुआ है? तो उसने कहा कि सर मैं उज्जैन मेरा ये मायका है और मेरा ससुराल येवला जो कि कोपरगाँव के नज़दीक है। वहाँ की मैं हूँ। मैं मेरी सासू माँ को किडनी फेल्योर के लिए सीकेडी के लिए आपके पास लाती हूँ जो कि अभी काफ़ी अच्छी है। तो दिवाली की छुट्टी के लिए मैं उज्जैन मायके में आई थी और 22 दिन पहले हम एक होटल में खाना खाने चले गए और दूसरे दिन हरप्रिया को सुबह लूज़ मोशन हो गए, जुलाब हो गए। उसके बाद में उसे साँस लेने में दिक्कत होने लगी। हमें लगा कोविड होगा। हम तुरंत फिजिशियन के पास चले गए और फिर इन्वेस्टिगेशन सब हो गए और शाम तक वो अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गया और उसे वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ा। और फिर सब जाँच करने के बाद में फिर जो रिपोर्ट आया उसमें ईईजी जिसे ईएमजी इलेक्ट्रोमस्कुलर होती है, उसमें मोटर पॉलीन्यूरोपैथी ऑफ ऑल रिब्स ये डायग्नोसिस हुआ। और डॉक्टर ने कहा कि ये जीबीएस है यानी गुलेन-बरी सिंड्रोम। तो इसको गामा ग्लोबुलिन ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, इनका 9 इंजेक्शन का हम कोर्स करेंगे, तो उसको अच्छा लगेगा ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन आज 26 दिन 22 दिन हो गए और 26 गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का कोर्स हो गया, फिर भी वो बेहोश है, उसे कोई भी फ़ायदा नहीं है। और आज डॉक्टर ने भी कहा कि तुम कुछ अलग इलाज करना चाहते हो तो कर लो। तो प्लीज़ मेरे बेटे को बचाओ। जीबीएस गुलेन-बरी सिंड्रोम इसमें हमारी इम्यून सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को अफ़ेक्ट करती है।
कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, ये उसका वायरस होता है, जो कि 1000 में एक को ये इन्फेक्शन होता है। शुरुआत में इसमें लूज मोशन होते हैं और उसके बाद में मसल पावर जाके फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज पैरालाइज हो जाती है, यानी उसकी मूवमेंट पूरी तरह से चली जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार ये अन्नवस्तोतस और उसके बाद में फिर मज्जावस्तोतस तक उसका जर्नी है। तो उसको मैंने कहा कि आयुर्वेद से हम कोशिश करेंगे, वो ठीक हो जाएगी। उसको आर्टिट्यूड भी डाली थी। उनके एक रिश्तेदार कोपरगांव में थे, तो उन्होंने कहा कि उनको मैं आपके पास भेजती हूँ, तो आप प्लीज़ दवा उनके साथ दे दो। तो उसको मैंने 1 ग्राम बृहत्वाद चिंतामणि, 1 ग्राम योगेंद्र रस, 1 ग्राम सहस्त्रकुट अभ्रक भस्म और 10 ग्राम गिलोय सत्व में मिला के उसके 30 डोज बनाने के लिए कहा। कैप्सूल न्यूरो, विषतिंदु कोटि, सायरप मांसाहारी कषाय और ये अभ्यंतर आरटी ट्यूब से देने के लिए कहा और 50 ml सहचर तेल का अनुवासन बस्ती रोज रात को करने के लिए कहा। रात को देर रात 10:30-11 बजे वो उज्जैन पहुंचा और उन्होंने उसके बाद में ये चूर्ण का डोज पानी में मिला के और पतली दवा वो कैप्सूल ब्रेक करके आरटी ट्यूब से दे दी। हाउ आयुर्वेद इज फास्ट कहते हैं। तो दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे उसकी मूवमेंट चालू हो गई, यानी वो होश में आने की प्रिय अवस्था में थी कि माँ का फोन आता है कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये लक्षण अच्छा है या बुरा है। मैंने कहा शायद वो होश में आ जाएगी। और फिर सुबह का डोज होने के बाद में दोपहर में 1-1:30 बजे उसकी माँ का फोन आता है और वो कहती कि सर मेरे हरप्रिया होश में आ गई। फिर उसी दिन शाम को उन्होंने वेंटिलेटर इंटरमिटेंट रखा। दूसरे दिन वेंटिलेटर निकाल के ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया। तीसरे चौथे दिन ऑक्सीजन भी इंटरमिटेंट वो लगाने लगे। दोनों हाथ को वो बैठने लगी, दोनों हाथ पकड़ के कॉट के बाजू में कंपन स्थिति में वो खड़ी रहने लगी और बराबर आयुर्वेद दवा के 7वें दिन यानी एडमिशन के 29वें दिन डिस्चार्ज लेकर वो घर आ गई। यानी मृत्युशैया पे, जीबीएस के कारण मृत्युशैया पे लड़ना सोई हुई और मृत्यु से झगड़ने वाली वो 14 साल की लड़की मात्र 7 दिन के आयुर्वेद चिकित्सा से ठीक होकर घर वापस सुरक्षित आई थी। जब वो आ रही थी तो जो न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर थे वो वहीं पे खड़े थे। जाते जाते उन्होंने क्या किया, हरप्रिया अभी साल 1.5 साल में पूरी रूप से ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। तो उसको माँ को बड़ा गुस्सा आया। उसने तुरंत कहा कि कुछ नहीं, मेरी हरप्रिया चमत्कार हो जाएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तब डॉक्टर ने कहा कि ऐसा चमत्कार वगैरह कभी नहीं होता है, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, उसको समय लगेगा। और फिर घर आने के बाद एक 5-6 दिन के बाद में उस डॉक्टर साहब का रास्ता उनके घर से ही होता था। तो उनको एक बार जाते-जाते उसकी याद आ गई, उनके घर गए तो हरप्रिया घर में विदाउट सपोर्ट घूम रही थी। उसको देख के उनके मुँह से निकल गया कि अरे चमत्कार हो गया, तू तो चलने लगी। तुरंत अंदर से उसके माँ बाहर आ गई और उसने कहा कि ये आयुर्वेद का चमत्कार है। आयुर्वेद के कारण ये आज मेरी बेटी बची है और आयुर्वेद के कारण ही चल रही है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद में वो दोबारा अप्रैल तक नहीं आई और जब अप्रैल में फिर से वो अपनी माँ के साथ में आई तो आने के बाद जब वो कंसल्टिंग में आई, एंटी चेम्बर में बैठी थी और वहाँ से उठते वक्त उसको सपोर्ट लेना पड़ा, वहाँ से सोफा सेट से उठते वक्त। और जब वो अंदर आई तो आते ही मैंने उनको देख के मैंने कहा अरे ये तो आपकी वही बेटी है ना जीबीएस वाली। तो उन्होंने कहा हाँ, वो बेटी जो कि 14 साल की थी, छोटी थी, काफ़ी स्मार्ट थी। तो 26 गामा ग्लोबुलिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के कारण उसमें काफ़ी बदलाव हुआ था, शारीरिक मानसिक बदलाव हुआ था। उसके हाइट बढ़ी थी, वेट बढ़ा था, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बढ़े थे और सबसे अहम उस दिन से आज तक उसका मेंसेस भी नहीं आया था और एक 30 साल की महिला जैसी वो दिखने लगी थी। तो जब वो अंदर आई तो मैंने इसको डाँटा थोड़ा-सा कि आपने आगे दवा क्यों नहीं ली? तो उसने कहा कि सर इतना खर्चा हुआ था, पैसे का प्रॉब्लम था इसलिए हमने आए। तो मैंने कहा फिर से हम एक बार योग बस्तीकरण करवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो 5 दिन का ट्रीटमेंट उसका हो गया और बराबर तीसरे चौथे दिन उसका मेंसेस शुरू हो गया और 5 दिन की चिकित्सा के बाद में पूर्ण रूप से विदाउट सपोर्ट ज़मीन से ऊपर उठ सकती थी। हाथ जो ऊपर नहीं जाता था, ऊपर हाथ कर दिखा रही थी। उल्टा घूमना, सीधा घूमना ये सब वो करने लगी थी। नेक्स्ट स्लाइड। फिर से क्लिक करो, वो वीडियो ऑन हो जाएगा। ये एक्चुअली फाइल की साइज बहुत, वीडियो नहीं चल रहा है, हमने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट स्लाइड देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से जीबीएस जो ऑटोइम्यून डिसीज है ये भी आयुर्वेद से ठीक होता है, ये इससे सिद्ध होता है। अब
ऑटोइम्यून डिसीज में कई प्रकार के स्किन डिसीज इन्वॉल्व है। आज मैं कई बार हर जगह जाता हूँ तो स्पेशलिटी के बारे में जब बोलता हूँ तो नए बच्चों को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि दी बेस्ट आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट करके तुम लॉन्च हो जाओ, और किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के सामने आप आयुर्वेद त्वचा के विकार तज्ञ करके बोर्ड लगा दो, मॉडर्न की इतना फेल्योर है, ठीक है, सब फेल्योर पेशेंट भी आपके पास आते हैं तो आपको खाने के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी तक के पेशेंट सालों साल डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर काटते हुए हम देखते हैं। उनमें स्टेरॉइड्स यदि हम बंद कर देते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कोई भी गारंटेड सॉल्यूशन स्किन डिसीज के लिए नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के पास पथ्यापथ्य है, शोधन क्रम है, शोधन उपचार है, पथ्यापथ्य है और स्ट्रॉन्ग शमन चिकित्सा है, तो इसके कारण अल्प समय में दीर्घ समय तक उपशय हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें त्वचा रोग में जो होता है ये सबसे पहला है वमन कर्म। तो वमन कर्म में एक कफ स्थान की शुद्धि होती है, और कफ स्थान की शुद्धि होने के कारण त्वचा ये कफ का उपधातु माना गया है, और यदि कफ की शुद्धि होती है, रस धातु की शुद्धि होती है, रस धातु का उपधातु होता है, तो रस की शुद्धि हो जाती है तो सभी प्रकार के त्वचा विकार में फर्क हो जाता है। अब इसमें यदि हम देखें तो सोरेसिस ये ऑटोइम्यून डिसीज है, वाइटिलिगो श्वेत कुष्ठ ये ऑटोइम्यून डिसीज है, अर्टिकेरिया शीतपित्त ये ऑटोइम्यून डिसीज है, पेम्पिगस वल्गैरिस ये ऑटोइम्यून डिसीज है। तो इनको सालों साल मॉडर्न चिकित्सा लेने वाले को आयुर्वेद के पास यदि आते हैं तो अल्प समय में उपशय मिलते हुए हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये सोरेसिस के ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज है। जब मैंने ऑटोइम्यून डिसीज के जब पढ़ा तो उसमें जब सोरेसिस का नाम पढ़ा तो मुझे भी हंसी आई थी, क्योंकि मोर देन 1000 पेशेंट सोरेसिस के आयुर्वेद से पूर्ण रूप से ठीक होते मैंने देखे हैं, यानी पूर्ण रूप से तो 100 से ज़्यादा की जो आज भी नॉर्मल ऐसे देखे हैं। ये भी एक 2002 या 3 की बात होगी। शिरडी के साईनाथ हॉस्पिटल में एक 45 साल का एक व्यक्ति सोरेसिस चिकित्सा के लिए आया था। आयुर्वेद में इसे कोई किटिप कहता है, कोई मंडल कुछ कहता है, कोई एक कुछ कहता है, तो ये भी सोरेसिस की चिकित्सा के लिए आया था। उसकी वो भयानक, यानी बालों से लेके पाँव के नाखून तक पूरे शरीर उसका भरा हुआ था। चेस्ट, एब्डोमेन और दोनों पैर में थिकनेस, स्किन का थिकनेस गटेड सोरेसिस जैसा ज़्यादा था। पूरी स्किन डार्क ब्लैक पड़ी थी और खुजलाना यही एक कर्म उसका बचा था। काम धाम छोड़ के मैं खुजलाता ही रहता हूँ, कुछ भी करो आप मुझे इससे छुटकारा दे दो, ऐसे कहा। तब तक ऐसी भयानक एक्यूट स्टेज मैंने किसी पेशेंट के नहीं देखी थी, इसलिए मैंने उनको कहा कि हम कोशिश करते हैं, उसमें फायदा हो जाएगा। और उस समय जो गंधक रसायन आरोग्य और दैनिकरण थे वहाँ पे साईनाथ हॉस्पिटल में थे, उसको दे दिए और उनको कहा कि फरवरी से वमन कर्म शुरू हो जाएंगे, तो आपका वमन करेंगे, उससे आपको फायदा हो जाएगा। तो 3 फरवरी से उसका संसर्जन क्रम जो कि महातिक तक रोज 50 ml डेली, ये 6 दिन हमने दिया, 7वें दिन विश्रांति और 8वें दिन 10 फरवरी को उसका वमन कर्म हो गया। और उसके बाद में संसर्जन क्रम सम्यक पित्तांतक वमन कर्म उसका हो गया, और उसे संसर्जन क्रम बताते हुए एक स्वर्णराज वंगेश्वर ये रसायन के तौर पर उसे दिया था, रसमानिक्य और स्वर्णराज वंगेश्वर, ये बाहर से मेडिकल से खरीद कर उसे लेने के लिए कहा था। एक 15 दिन के बाद वो आया नहीं, फिर भीड़ में हम भूल जाते हैं, और बराबर 17 मार्च को यानी 1.25 महीने के बाद में वो फॉलोअप के लिए आया। जब आया, उसका नंबर आया, मेरे सामने खड़ा हुआ, तो उसने कहा कि सर आपने मुझे पहचाना? तो उसके देखते हुए मैंने कहा नहीं पहचाना। तो उसने कहा सर मैं सोरेसिस वाला हूँ। तो मैं उसके तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि चेहरा पूरा क्लीन हुआ था और दोनों हाथ के पैर के पूरे सोरेसिस के धब्बे चले गए थे। जब मैंने उसका चेस्ट देखी, एब्डोमेन देखा, पाँव देखे, तो जो थिकनेस है ये नॉर्मल स्किन जैसे थिन हुई थी स्किन, और सिर्फ ब्लैक स्कार्स वहाँ पे बचे थे और पूरा शरीर नॉर्मल हुआ था। एक वमन करना इतना फायदा दे सकता है, इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे सकता है, ये उस पेशेंट में मैं पहली बार देख रहा था। और उसके बाद में तो फिर बहुत से पेशेंट हो गए। और सोरेसिस में रिकरेंस होती है, पुनर्भव होता है, तो ये ना हो इसलिए यदि हम हर साल शुद्धि क्रिया करते हैं, वमन कर्म या विरेचन या रक्तमोक्षण करते हैं, और स्ट्रेस फैक्टर को यदि हम निकाल देते हैं और पथ्यापथ्य यदि हम संभालते हैं, तो दोबारा उस पेशेंट को कभी सोरेसिस नहीं होता है। क्योंकि स्किन डिसीज यदि हम देखते हैं कि जमीन से यदि हम गवत निकालते हैं, ग्रास निकालते हैं, तो दोबारा वहाँ ग्रास आ जाती है, तो उस जमीन को जलाना पड़ता है।
इसलिए जितने भी स्किन डिसीज है, ठीक होने के बाद भी 2-3 महीने तक उसको चिकित्सा देनी चाहिए, यानी उसमें फिर पुनरुद्भव नहीं होता है। तो सोरियासिस में भी ये कर्म यदि हम करते हैं और पथ्य-पथ्य संभालते हैं, मैं तो पेशेंट को यही कहता कि वमन कर्म या शुद्धि कर्म से पूरा बर्तन तुम्हारा हमने खाली कर दिया है। उसे पथ्य संभालते हुए उसे भरना, दोषों से भरने नहीं देना है। यदि वो भर जाता है तो पानी तो नीचे आना ही आना है, तो उस प्रकार से फिर से आपको रिकवरेंस होगी। तो इसलिए पथ्य-पथ्य संभलना और शुद्धि क्रिया बीच-बीच में करते रहनी है, उसमें ज़रूरी होता है। नेक्स्ट। ये भी एक आजकल एक सोराटिक आर्थराइटिस, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज है। तो इनमें सोरायसिस की चिकित्सा पहले करनी पड़ती है और सोरायसिस ठीक होने के बाद में फिर आमवात की चिकित्सा यदि हम करते हैं तो सोराटिक आर्थराइटिस पूर्ण रूप से ठीक होता है। तो इनमें भी शुरुआत के स्टेज में आप ड्यूसोरा ऑयल जो एक्सटर्नल होता है, या ड्यूसोरा टैबलेट है, या लिपो है, 777 ऑयल है, या पेप्सिन कैप्सूल है, या फिर आरोग्यवर्धिनी है, गंधक रसायन है, पंचतिक्त घृतगुकुल है। तो जो अवस्था होती है, सीताजिल कैप्सूल है, रक्तपाचक है, रसपाचक है, ये इसका इंतजाम इस्तेमाल यदि करते हैं तो सोरायसिस ठीक हो जाता है। और सोरायसिस ठीक होते होते साथ में फिर आमवात की भी चिकित्सा तुम आधे में चालू करते हैं तो आमवात भी उसका चले जाता है और पेशेंट पूर्ण रूप से ठीक होते हुए भी कई पेशेंट आजकल प्रैक्टिस में हमने ठीक होते हुए देखे। नेक्स्ट स्लाइड। ये वाइटिलिगो, ये स्वीटर कुष्ठे से कहा जाता है, जिसे सफेद दाग बोला जाता है। ये भी पेशेंट, ये भी नाम जब मैंने ऑटोइम्यून डिसीज में देखा तो भी मुझे हंसी आई थी, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा स्वीटर के पेशेंट मैंने देखे। 96% पूरे सफेद हुआ पेशेंट मात्र 3.25 महीने में पूर्ण रूप से ठीक होते मैंने देखा। जिसे असाध्य शास्त्र में कहा है वो भी पेशेंट ठीक होते मैंने देखा है। तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में ही है। होम्योपैथी में या एलोपैथी में भी बाकुची का ही एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल करते हैं, यानी बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेद में है। शरीर पे किसी भाग पे यदि सफेद दाग उत्पन्न होता है तो सफेद दाग के लिए भी सालों साल मॉडर्न डॉक्टर्स के चक्कर काटे हुए पेशेंट मैंने देखे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में किसी गोरे बच्चे को या लड़के को या लड़की को नजर न लगे इसलिए हम काला टीका लगाते हैं, और उसी को यदि सफेद दाग होता है तो उसे अलग नजरिए से लोग दुनिया उसके पास देखने लगती है। और यदि वो लड़की है या स्त्री है तो फिर आगे का तो पूरा घर टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ये इसमें आनुवंशिकता होती है। और कई बारों में, कई केसेस में जिनमें आनुवंशिकता नहीं है, उनमें विरुद्ध आहार की हिस्ट्री मिलती है, जिनमें केला और दूध, जिसे मराठी में शिकरण कहते हैं, केला और दूध जो खाता है उसको सफेद दाग श्वेत कुष्ठ होता ही है। ये मेरा आज तक का अनुभव है। यानी जिनके कुल में कोई हिस्ट्री नहीं है उनके हिस्ट्री में शिकरण की हिस्ट्री मिलती है। तो ये त्वचा के नीचे जो मेलानोसिल होता है, मेलानोसिल सेल्स का डिफिशियंसी के कारण वहाँ पे सफेद दाग दिखते हैं, और इसके लिए भी आयुर्वेद में रामबाण इलाज है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये जो लड़की थी खंडवा से आई थी, उसे शुरुआत में 5 साल पहले एक धब्बा गले के ऊपर आ गया, फिर भाई इंदौर भोपाल में खंडवा में दिखाया, फिर भोपाल गए, फिर इंदौर गए, फिर पुणे बॉम्बे गए, और वो 5 साल में दोनों हाथ पे पूरे गले पे, दोनों पैर पे वो बढ़ गया। और फिर निराश होके वो शिरडी आए थे। वहाँ पे बाबा का दर्शन करने के बाद वहाँ के जो समाधि पे जो गुरु होते हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि बाबा ही रास्ता दिखाते हैं। तो इस पेशेंट में भी जब वो वहाँ पे गए तो गुरु को किसी से बात करने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन उस गुरु ने उनको कहा कि इस बच्ची को तुम कोपरगांव आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाओ। और वो फिर आयुर्वेद के पास आए थे। मैंने उनको कई सक्सेस स्टोरीज के फोटोग्राफ्स उनको दिखाए और आयुर्वेद से किस प्रकार से ठीक होता है ये भी बताया। तब वो उन्होंने कहा कि हमने आयुर्वेद भी चिकित्सा ली लेकिन फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा इसमें एक वमन कर्म होता है जिससे रस शुद्धि होगी और फिर इससे ये सफेद दाग निकल जाएगी, क्योंकि फित्र, ये सफेद कलर, ये कफ का होता है और कफ से ये निर्मित होता है। इसलिए कफ की मुख्य चिकित्सा वमन कर्म होता है। जो वमन कर्म नहीं करते वो रक्तमोक्षण या प्रच्छन्न कर्म करते हैं या विरेचन करते हैं और सिर्फ शमन चिकित्सा देते हैं, उससे भी फायदा होता है। तो इस लड़की में भी फिर हमने, वो बोले हम वमन कर्म करने के लिए तैयार है। वो 8 दिन रुके, फिर 6 दिन खदीर सिद्ध घृत का स्नेहपान उसको दिया और 7वें दिन विश्रांति, 8वें दिन वमन कर्म हो गए जो कि पित्तांत तक हुआ। और उसको अभ्यंतर सभी श्वेत्र कुष्ठ का मेरा ये फॉर्मूला गारंटेड है, क्योंकि आज तक 1000 से भी ज्यादा पेशेंट जो ठीक हुए वो इसी फॉर्मूले से ठीक हुए हैं। उसमें रसमाणिक्य रहता है,
अभ्रक भस्म होता है, लोह भस्म होता है। चूर्ण में मंजिष्ठा, बाकुची, खदीर और बिडन, ये 4 का कॉम्बिनेशन होता है। और डोज बढ़ाना है तो फिर हरितिकी, एष्टी मधु, आनंद मोड़, आंवला ये मिक्स कर सकते हो। बाउची घनवटी देना है, स्वयंभू गोल देना है। किसी किसी को आरोग्यवर्धिनी कुछ दिन तक तुम दे सकते हो। शीतलहर कैप्सूल आती है वो दे सकते हो। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बाउची तेल अर्ली मॉर्निंग में लगा के अर्ली मॉर्निंग में धूप में बैठना है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज में ये मेलानोसिल पेशी को स्टिमुलेशन देने की शक्ति होती है और उससे वहाँ पे सफेद दाग पे काले धब्बे आने लगते हैं। नहाने के बाद गोंडल फार्मा की एक बाउची की सोमती आती है, गोमूत्र में घिस के वहाँ पे लगानी, वो दिन भर वैसे ही रहेगा। और रात को फिर ल्यूकोस्किन, ल्यूकोडना, पेम्पी या मॉडवीट या प्लैंकॉट या पिगमेंटो ऐसे ऑइंटमेंट मार्केट में आते हैं, वो लगाने के लिए कहते हैं। विद इन 15 डेज उसमें चेंज आने लगते हैं, एजेस बन जाते हैं। एक बार एजेस बन गए तो उसका स्प्रेड होना ये बंद हो जाता है और फिर उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट आने लगते हैं, वो स्प्रेड होकर पूरा कलर फुलफिल हो जाता है। तो उसमें शुद्ध कुष्ठ में आयुर्वेद से परमानेंट ट्रीटमेंट इलाज है, ये मैं आज यहाँ पे अभिमान के साथ कहना चाहता हूँ। अब ये स्लाइड पे हम जो देख रहे हैं कि इसे ये पेम्पिगस वल्गारिस है, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज है। इनमें भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होता है और फिर स्टेरॉइड्स होते हैं और जिंदगी भर कंट्रोल किए हुए पेशेंट रहते हैं। अभी ये भी एक मुस्लिम पेशेंट था जो कि 2.5-3 साल मॉडर्न चिकित्सा लेने के बाद आयुर्वेद के पास आया था। जब आया तो सिर्फ लुंगी पहन के आया था, क्योंकि ऊपर पीठ के ऊपर, चेस्ट के ऊपर पूरे जख्म थे, वहाँ से फाउल स्मेलिंग था, सिक्रेशन था, तो इसके कारण कपड़े भी नहीं पहन पाता था। वो जब आया और जब गया तो पूरे हॉस्पिटल में हमको रूम फ्रेशनर स्प्रे करना पड़ा, इतनी बदबू फैली थी। 1.5 घंटा पूरे व्रण कर्मों को मुझे लगा। उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, इसलिए उसको सेप्टिसिमिया के कोई लक्षण नहीं थे, बुखार नहीं था। तो हर 6 दिन के बाद में, हर 2-3 दिन के बाद में हम व्रण धावन के लिए, रोपण के लिए बुलाते थे। क्लीन करने के बाद धूपन करते थे, वहाँ पे व्रण जख्म जहाँ है वहाँ व्रण शोधन या व्रण रोपण तेल लगाते थे। और जहाँ ड्राई हो रहा है वहाँ पे कैलाजियोन या सीरोज क्रीम या लिपो या शतदोष द्रुत ये लगाते थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे एक चीज उसके लक्षण कम होते गए और 8 साढ़े 8 महीने के बाद में ये पूर्ण रूप से ठीक हो गया। आज भी वो स्वस्थ है। कभी कभी थोड़ी भी फुंसी आती है तो आयुर्वेद के पास आता है और दवा लेकर चला जाता है और वो स्वस्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से पेम्पिगस वल्गारिस भी ऑटोइम्यून डिसीज आयुर्वेद से ठीक होता है, सिर्फ सब्र हमें करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी आर्टिकेरिया, ये ऐसे पेशेंट को तो मैं एकदम मामूली समझता हूँ, क्योंकि आर्टिकेरिया जब ऑटोइम्यून में आया तो देखा तो मुझे भी बड़ी हंसी आई, क्योंकि ऐसे पेशेंट जब आयुर्वेद के पास आते हैं और एक्यूट स्टेज में यदि तुम रक्त मोक्षण करते हो तो सिर्फ रक्त मोक्षण के रैसेस, आर्टिकेरियल रैसेस पूर्ण रूप से गायब होते हुए दिखाई देता है। मॉडर्न विचारों से यदि हम रक्त मोक्षण करते हैं तो नेचुरल एंटी हिस्टामिन बॉडी में लिबरेट होते हैं और उसके कारण ईचिंग उसका बंद हो जाता है और शाखागत दोष उसके निकल जाते हैं। अभ्यंतर फिर हरिद्रा खंड या शीतपित्त प्रभंजन रस है, उदरदवटी है, कंडुकनवटी है या पिपल्यासव है, या और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए करण तेल या आर्टीरे या आर्टिप्लेक्स लोशन लगाते हैं। उसको खुजलाना नहीं है, ये करते हैं तो ये बंद हो जाता है। और किसी किसी में जो कि 20-20, 25-25 साल एंटी हिस्टामिनिक लेने वाले पेशेंट मैंने देखे हैं, तो उनको थोड़ा सा रक्त मोक्षण के बाद में भी सीवियरिटी कम होती है, लेकिन कुछ दिन तक दवा लेनी पड़ती है। और किसी किसी को कोष्ठगत दोष निकालने के लिए वमन कर्म या विरेचन कर्म करना पड़ता है। तो आर्टिकेरियल रैशेस भी मामूली तरीके से आयुर्वेद से ठीक होता है। पिपल्यासव भी इसमें काफ़ी असरदार होता है। तो आर्टिकेरिया भी ऑटोइम्यून डिसीज जो आयुर्वेद से पूर्ण रूप से जाता है, लेकिन इसमें सबसे अहम पथ्य होता है। चने की दाल, साबूदाना, केला, दूध, पनीर और मूंगफली, ये 5-6 चीज़ें कंप्लीट यदि बंद करते हैं तो आर्टिकेरिया दोबारा नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आईबीएस, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं या इरिटेबल बाउल डिसीज कहते हैं, कोई क्रॉनिक डिसीज भी कहता है, और आयुर्वेद के अनुसार इसे ग्रहणी कहा जाता है। तो ये भी ऑटोइम्यून डिसीज है। इसके भी मोर देन 100 पेशेंट 10-10 सालों तक पूर्ण रूप से ठीक होते हुए या हुए मैंने देखे हैं। जबकि मॉडर्न साइंस में यदि हम देखते हैं तो मेसोकॉल है, पेंटासा है या ओमनाकॉर्टिल है या फिर एजोरॉन फॉलिट्रैक्स है या मेसोकॉल का बस्ती है, और ये सब करने के बावजूद भी पेशेंट को जब फर्क नहीं होता है तो डॉक्टर उसको कोलोस्टॉमी करने के लिए कहते हैं और एक्सटर्नल पर एब्डोमेन स्टूल बाहर निकालते हैं। लेकिन आयुर्वेद से
मामूली तरीके से भी ठीक होते हैं पेशेंट मैंने देखे हैं। एक बच्चा जो कि 13 साल का बच्चा भी नासिक के ओपीडी में एक साल डेढ़ साल पहले आया था। उसका वेट 45 से 39 45 से सॉरी 54 से 39 केजी हुआ था। 13 इयर्स का बच्चा था और काफ़ी टैलेंटेड होशियार बच्चा। जब वो आया तो उसकी ट्रीटमेंट यानी एट द एज ऑफ 13 पेंटासा 500 मिलीग्राम की 2-2 गोली 3 बार उसे चालू थी। साथ में ओमनाकॉटिल चालू थी और फिर भी उसे दिन में 7 या 8 बार मोशन होती थी। और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें ज़िंदगी भर सिर्फ मूँग की दाल खानी है। उसने आते ही कहा था कि क्यों सर, मैं कुछ दूसरा नहीं खा सकता? मैंने कहा सब खा सकता है, सिर्फ थोड़ा-सा सब्र करो, हम आयुर्वेद से तुमको ठीक कर सकते हैं। तो उसको आम्रक्षी सोटी, पाचक कोटी, बिलाचिल, बिल्वारेक्स और स्वर्ण परपटी डाल के फिर अजमोदा, मुस्ता, विरंग और सूंठ, हिंगाष्टक ये कॉम्बिनेशन उसे दे दिया था। जब महीने में वापस आया तो उसने कहा कि सर मुझे अभी 1 या 2 ही बार मोशन को जाना पड़ता है। तो पेंटासा मैंने कहा 2-3 बार, 2 बार है, 3 बार है, उसको कम करो। तो उसने कहा सर मैंने ऑलरेडी बंद कर दी, सिर्फ मॉर्निंग में 1 गोली लेता हूँ। तो मैंने कहा अभी ये 1-2 महीने रखते हैं। फिर 1 महीना और उसको यही ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू चली। उसे तो शुरुआत में हमने चंदनबला, पीछा बस्ती, मोचरस का तिक्तक्षीर, मोचरस सिद्ध बस्ती तिक्तक्षीर लेने के लिए दिया था, लेकिन वो रिटर्न नहीं हुआ। तो चंदनबाला तेल एक 30 ml का कुछ दिन तक 10-12 दिन लेने के लिए कहा था। 1 महीने के बाद जब आया तो उसने कहा मेरी 1 ही गोली है और फिर 2-3 महीने के बाद में वो पूर्ण रूप से ठीक हो गया। मीनवाइल उसके बीमारी के कारण वो कभी भी कहीं टूर पे नहीं गए थे। कुल्लू मनाली होके आए, वहाँ पे उन्होंने पनीर भी खाया, फिर भी उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। उसका हमने एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा स्पीच उसने दिया है कि आयुर्वेद किस प्रकार से वर्ल्ड को, नेशन को ज़रूरी है, ये उसने उसकी बीमारी का एग्जांपल देते हुए बताया हुआ है। तो आगे चल के फिर 5-6 महीने के बाद में मॉडर्न भी ट्रीटमेंट बंद, मेरी भी ट्रीटमेंट बंद। अब सवा साल आयुर्वेद ट्रीटमेंट बंद करने के बाद में भी हुआ है, फिर भी उसे कोई भी तकलीफ नहीं है। बीच-बीच में वो पनीर भी खाता है, कभी-कभार दूध भी खाता है और कभी-कभार पालक भी जो कि इसमें उपत्य होती है, ये भी खाता है, फिर भी उसे तकलीफ नहीं होती है। दिन में 39 बार मोशन को जाने वाला और सिर्फ कमोड पे बैठने वाला भी एक युवक इससे पूर्ण रूप से ठीक होते मैंने देखा है। तो ये आईबीएस भी आयुर्वेद से यदि कुछ दिन तक पथ्य संभालते हैं, तक्रपान यदि करते हैं और जरूरत हुए तब तिक्तक्षीर, पीछा बस्ती ड्रॉप बाय ड्रॉप देते हैं, तो ये आईबीएस भी पूर्ण रूप से ठीक होते मैंने देखा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी नाम यदि आप पढ़ोगे तो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ मॉडर्न डिसीज ऐसे बड़े बड़े नाम वाले डिसीज है तो उसका नाम भी हम ठीक से नहीं पढ़ पाते। तो ये शुरुआत में तो मैं इसको सोगरेन सिंड्रोम पढ़ने लगा, फिर जॉगरेन सिंड्रोम पढ़ने लगा और फिर मेरे बेटी ने कहा कि उसका शोग्रेन सिंड्रोम ये उसका एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है। जब मैंने ये पेशेंट मेरे पास आई तो मैं भी कंफ्यूज था, रही है क्या चीज़ है। तो तुरंत नेट पे सर्च किया तो उसमें जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है ये टंग पे और स्किन पे और आंखों पे अटैक करती है और उसके कारण आंख ड्राई पड़ जाते हैं, टंग एकदम ड्राई हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, बात नहीं ठीक से कर पाते, आंखों में कंटिन्यू तकलीफ होती रहती है। तो इसमें सिंपल लॉजिक मैंने इस्तेमाल किया है कि उसमें रुक्षता है, तो यदि रुक्षता है तो यदि हम उसे स्नेहन करें तो ड्राइनेज जा सकता है। तो तुरंत हमने त्रिफला गुरु से उसका तर्पण करवाया, घर पे इरिमेदादी तेल डेली सुबह शाम गंडूश करने के लिए दे दिया, अभ्यंतर पंचतिक्त घृत सुबह शाम 1-1 चम्मच लेने के लिए दे दिया और अभ्यंतर मेडिसिन जो दी है वो सब पित्तग्न मेडिसिन दी है। उसमें रक्तपाचक था, आरोग्यवर्धिनी थी और रक्त पित्तग्न जिनमें प्रवाशंक, अनंतमो, हरितिक, मधु, मंजिष्ठा, दारोरिद्रा ये कॉम्बिनेशन उनको लेने के लिए दिया और सारीवासव या पटोल रोहिणी कषाय ये अल्टरनेट चेंज करके दिया था। तो एक ही 15 दिन में जब फॉलो किया है तो आते ही उसने कहा कि सर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये मॉडर्न ट्रीटमेंट लेनी है या नहीं लेनी है। तो मैंने देखी तो उसको भी एजोरन ये वीकली चालू थी, ओमनाकॉटिल ये 20 मिलीग्राम ये वो ले रही थी। तो मैंने कहा हम उसको टैपर करते हैं। फिर 1 महीना भर हमें लगा कि ओमनाकॉटिल 5 मिलीग्राम तक लाके फिर बंद की। एजोरन जो वीकली थी वो 15 दिन में, फिर 3 हफ्ते और फिर उसे बंद कर दी, लेकिन उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई और उसको काफ़ी रिलीफ मिल गया। तो फिर उसने कहा कि सर मेरी बेटी यूएसए में है, वहाँ पे अब माइनस टेम्परेचर चल रहा है
और जब से वो शादी होके चली गई तब से मैं उसके पास कभी नहीं गई, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है और मेरी इस बीमारी में ऑलरेडी टंग ड्राई है, तो वहाँ जाके ठंड से और ड्राई हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाती, डरती हूँ। मैंने कहा आप बिंदास जाओ। जाते वक़्त उसने 2 महीने की दवा मेरे से ले ली और वो यूएसए चली गई और 8 महीने के बाद में यूएसए से वो रिटर्न आ गई। आने के बाद डायरेक्ट मुझे मिलने आ गया और कहा कि उसने सर कि माइनस टेम्परेचर होने के बावजूद भी मुझे 1% भी तकलीफ वहाँ नहीं हुई। ना तो आँखों में कभी ड्राइनेस आया, ना तो खाने में टंग में कभी ड्राइनेस आया और मेरी दवा तो 2 महीने थी, यानी पिछले 6 महीने से आयुर्वेद दवा भी नहीं, मॉडर्न दवा भी नहीं, फिर भी वो सिम्पटमलेस थी। मैंने कहा जब तकलीफ होगी तब देखते हैं। तब से आज तक उसे आयुर्वेद दवा नहीं है और उसका जो बड़ा नाम वाला शोगरेन सिंड्रोम जो है, ऑटोइम्यून डिसीज, ये आयुर्वेद से ठीक होता है, ऐसे हम प्राउडली कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसे एमएस कहा जाता है, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज होता है। इसमें हमारी इम्यून सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम पे, नर्व के शीथ पे जो आवरण होता है उस पे अटैक करती है और उसके कारण सब सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। इनमें ज़्यादातर टिंगलिंग, नमनेस या थोड़ा सा पावर वीक हो जाना और सबसे बाद में फिर भ्रम चालू होता है, पेशेंट को इम्बैलेंसिंग होने लगता है। जब यदि ब्रेन में है तो इम्बैलेंसिंग ज़्यादा होता है, सर्वाइकल में है तो टिंगलिंग, नमनेस या हाथ की पावर चली जाती है, पाँव की पावर कम होने लगती है, तो ये लक्षण उसमें आते हैं। तो इनमें भी कई वैद्य, केरला में एक वैद्य एमएस पे ही काम करते हैं। इसमें हम गारंटेड तो नहीं बोलते, क्योंकि पूरे विश्व में उसके लिए स्टेरॉइड के बजाय कोई भी दवा नहीं है और वो भी कहते हैं कि उससे सिर्फ कंट्रोल होगा, कंट्रोल भी गारंटी नहीं देता है, सिर्फ एक नॉमिनल देते हैं। और कुछ जो एथिकल डॉक्टर्स है मॉडर्न वाले, वो कहते हैं कि देयर इज नो रेमेडी फॉर एमएस। तो लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कोविड से पहले नासिक के ओपीडी में एक लेडी आई थी 40 प्लस की और उसे सर्वाइकल पे डिमाइलिनेटिंग चेंजेस थे और उसके कारण पाँव, हाथों में टिंगलिंग, नमनेस आना, एकदम सेंसेशन जाना, या फिर उसके वर्टिगो उसको होता था, पकड़ के उसके हस्बैंड लेकर आते थे और ओमनाकॉर्टिल काफी दिनों से वो ले रही थी। तो वो जब आयुर्वेद के पास आई तो मांसरस सिद्ध तिक्तक्षीर बस्ती उसको हमने शुरू किया, नस्य चालू किया, पटोल रोहिणादिकाशय, मांसादिकाशय चालू किया और स्नेहन स्वेदन और बृहत्वा चिंतामणि या योगेंद्र सूक्ष्म करके गिलोय सत्व में सूक्ष्म कर लेने के लिए कहा, विस्तीर्ण कोटि नीरो कैप्सूल ये भी चालू किया। तो जब तक आयुर्वेद ट्रीटमेंट थी उसकी लक्षण में कुछ बढ़ोतरी नहीं थी और उपशय में थोड़ा पावर लगता है, जो भ्रम है ये कम लगता है, ऐसे वो कहती थी। और फिर बाद में 2020 में कोविड लग गया और कोविड के बाद में वो जो बीच में गैप गया वो आई नहीं, और अभी 2023 में लास्ट में जब वो आई थी तो उसको उठा कर लाया था। यानी जब आयुर्वेद ट्रीटमेंट बंद हो गई और वो ओमनाकॉर्टिल डॉक्टर की जो थी, फिर उन्होंने इम्यूनोसप्रेसिव भी चालू किया, ये होने के बावजूद भी वो डिटोरेट होते गया और आज वो बेड रिडन है। तो मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मांसरस सिद्ध तिक्तक्षीर बस्ती था तब तक उसके डिसीज को ब्रेक लगा था, क्योंकि उससे मज्जा पे ही उसके एक्शन है, तो उसके कारण उसमें कंट्रोल हो सकता है। जैसे डिसेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, डीएमडी होती है, इनमें भी हम ब्रेक लगा सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक होगा ये नहीं बोल सकते। तो ये भी, इसमें हम यदि रिसर्च होता है और कोई इसमें और वैद्य स्टडी करके ट्रायल्स लेते तो उसमें भी डेफिनेटली आंसर हमारे ग्रंथ में मिलेगा और वो पेशेंट को भी हम कॉन्फिडेंटली ठीक कर सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी एक एलोपेसी एरिएटा जिसे इंद्रलुप्त कहते हैं, मराठी में चाई कहते हैं। ये भी जब मैंने ऑटोमेन में देखा तब भी मुझे हंसी आई थी, क्योंकि ऐसे चाई वाले कई पेशेंट सिर्फ जेपाल बीज लगाने से ठीक होते हैं, मैंने देखा है। आयुर्वेद में हस्तिदंत मशी बोला है, लेकिन उसके एक तो मिलती नहीं है, मिली तो भी उसके रिजल्ट इतने मैंने नहीं देखे जो कि जेपाल बीज, 1 या 2 बीज यदि हम लाते हैं, उसको क्रश करते हैं और ग्लोव्स पहन के वहीं पे यदि हम लगाते हैं तो वहाँ पे दूसरे दिन इरप्शन हो जाता है, स्किन इरप्शन हो जाता है, रैशेस आ जाते हैं और वहाँ पे हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होके वहाँ पे 7-8 दिन में बाल आ जाते हैं। लेकिन जेपाल की एलर्जी हर एक को होती है, इसलिए तल हाथ को कुछ नहीं होता है, इसलिए ग्लोव्स पहनना है, स्किन पे कहीं भी उसका टच नहीं होना है, वहाँ पे जो है एक पैच, सिर्फ एक पैच पे लगाना है
और रात को 5 मिनट में यदि खुजली नहीं आती है तो सर बांध के सोना है, नहीं तो कहीं इधर उधर लग जाता है तो पूरा स्वेलिंग आ जाता है। और दूसरे दिन यदि रैशेस आते हैं तो दोबारा नहीं लगाना है। और फिर वो जो रैशेस इरप्शन या फुंसियाँ आती है उसको शतधूत या नारियल का तेल लगाते हैं तो 4-5 दिन में वो रैशेस भी चले जाते हैं और पेशेंट को वहाँ पे 8-10 दिन में बाल आ जाते हैं। यदि किसी को एलर्जी होती है तो तुरंत उसको साफ करना है। और नारियल, गीला नारियल यदि कोकोनट हम खाते हैं तो उसका एंटीडोट होता है और वो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अभी कहीं किसी को मोस्टैक की जगह पे या बियर्ड्स पे होता है तो वहाँ पे यदि हम लगाते तो स्वेलिंग आ जाता है क्योंकि वो काफ़ी जेपल भी स्ट्रांग होता है। तो इच्छा भेदी यदि घिसकर हम लगाते हैं, रोजाना लगाते हैं तो 8-10 दिन के बाद में रेडनेस आ जाता है और रेडनेस आने से भी वहाँ पे स्टिमुलेशन हो जाता है। या फिर ये जेपाल बीज लगाने के बाद कुछ दिन के बाद में रैशेस जाने के बाद वहाँ पे करन तेल या अलोपा ऑयल लगाते हैं जो कि इरिटेंट रहेगा, लोकल इरिटेंट, उससे वहाँ पे बाल आ जाते हैं। मॉडर्न में इसके लिए वही फंडा, अपना जो आयुर्वेद का फंडा है वही उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है और मिनॉक्सिडिल स्प्रे लगा है वो इस्तेमाल करते हैं जिसका फायदा किसी को होते हुए मैंने नहीं देखा बल्कि उसका गिफ्ट ब्लड प्रेशर के रूप में मिलता हुआ भी मैंने देखा है। तो ये इंद्रलेप मैंने एक लेडी देखी थी 20-25 साल पहले कि हर जगह पे उसको पैचेस एलोपेशिया के आए थे। तो उस समय मैंने जो ट्रीटमेंट की थी अस्थि मज्जा पाचक अभ्यंतर गंधक रसायन, जो बोरवेल का पानी ये बंद करने के लिए कहा था, माँ का भृंगराजा, ये सब ट्रीटमेंट उस समय मैंने दी थी। और एक एक पैच, पहले एक पैच रिकवर करना है, फिर दूसरे पैच, एक ही दिन सब जगह पे लगाओगे और दूसरे दिन वहाँ पे इरप्शन आ जाएगा तो उसको मे बी टेम्परेचर आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए टेम्पररी एक एक पैच को ठीक करते आगे जाना है और इस प्रकार से पूरे सिर का, चाहे इंद्रलोक ही होना चाहिए या फिर तुम बालनेस बोलेंगे तो बालनेस उससे नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे हेयर रूट होते ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम गारंटेड उसको एश्योरेंस दे के ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक एसएलई जिसे सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस सिंड्रोम ये कहते हैं, ये भी पेशेंट आजकल प्रैक्टिस में काफी दिखाई देते हैं। इनमें इम्यून सिस्टम का अटैक किसी किसी को स्किन पे होता है, किसी को ज्वाइंट पे होता है। तो उसमें स्किन पे होने वाले को स्किन डिसीजेस होते हैं या जॉइंट पे होने वाले को फिर जॉइंट आमौत के लक्षण दिखाई देते हैं। और उसमें भी इम्यूनोसप्रेसिव एजोरन फॉलिटेक्स के साथ साथ ओमनाकॉर्टिल ये डोज होता है। ज़्यादा एक्यूट रहेगा तो 60 मिलीग्राम ओमनाकॉर्टिल पर डे भी दिया जाता है। तो ऐसे पेशेंट जब आयुर्वेद के पास आते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स, अभी एक लड़की हमारे पास आती है कि जिसको एवियन हुआ है, एक्सेसिव स्टेरॉइड्स के कारण एवियन बायलैटरल हुआ है। तो एवियन के लिए हमने तिक्तक्षेत्र बस्तु से चालू किया है और स्किन जो ड्राई हो जाती है, एकदम चार्मलेस स्किन हो जाती है, उसके लिए भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन देके अभ्यंतर अभी इवेंट तो उसका रिकवर हो गया, तो फिर अभी एसिली के लिए आमवात की ही चिकित्सा साथ में जॉइंट पेन्स के लिए हम दे रहे हैं जिसका फायदा उसे काफी अच्छा हो रहा है और वो भी ठीक हो सकती है। तो एसिली में भी वैद्यों ने सोचना चाहिए कि हम इसमें भी अच्छी तरह से चिकित्सा दे सकते हैं। नेक्स्ट, मैं कई लेक्चर में ये गाड़ी जगवार की गाड़ी दिखाता हूँ। तो ये जब ऑटोइम्यून पे बोलने के लिए जब नीरोग स्ट्रीट से मुझे फोन आया तो जब मैंने ये सब पढ़ा और ये डिसीज आयुर्वेद से 100 से भी ज्यादा डिसीज, हर एक डिसीज के पेशेंट पूर्ण रूप से ठीक होते हैं जब मैं देख सकता हूँ। तो पूरे भारतवर्ष के लाखों वैद्यों ने ये भी अनुभव किया होगा। तो आप नए वैद्यों ने इसके ऊपर यदि ऑटोइम्यून डिसीज स्पेशलिस्ट कोई बनता है तो हम लोग तो बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं, आप लोग जगवार में घूमेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो इसलिए आप भी ऑटोइम्यून पे फोकस करो। नेक्स्ट, आयुर्वेद के पास चिकित्सा के लिए अलग अलग प्रकार के शस्त्र हैं जिसे हम पंचकर्म कहते हैं। पंचकर्म है, उपकर्म है, विद्यकर्म, अग्निकर्म जैसे छोटे छोटे कर्म भी है कि हम युक्ति से यदि लक्षण के अनुसार, अवस्था के अनुसार एक कर्म कौन सा इस्तेमाल करना है ये इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट को उपशय मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं आज चरक जयंती के अवसर पर आप सबको यही कहना चाहूंगा कि जिससे कभी एमबीबीएस को एडमिशन नहीं मिलने का गम होता हो किसी को आज भी, तो उसने ये ध्यान में लेना चाहिए कि तुम भाग्यवान हो, तुमको बीएमएस में आने का चांस मिला है। मैं तो हर जगह पे यही कहता हूँ कि हम बीएमएस वाले डिवाइन सोल हैं।
ईश्वर ने हमें आयुर्वेद के द्वारा रुग्ण सेवा के लिए चयन किया हुआ है, चुना है। इसलिए हम जो भी है, आयुर्वेद वाले जो भी है, वो मृत्यु के बाद में, मरने के बाद में स्वर्ग में जाने वाले, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि हम लोग रुग्ण को धीरज दे के पैसे कमाते हैं, ना कि उनको डर दिखा के पैसे कमाते हैं। और आयुर्वेद ऐसा है कि एक चिकित्सा यदि हम करते हैं तो साथ में दूसरी 4 बीमारियां अपने आप आयुर्वेद से ठीक होती है, ना कि एक बीमारी ठीक करते करते 4 गिफ्ट के रूप में मिलती है। एक रिक्शा ड्राइवर था, वो बेचारा काफी गरीब था, तो वो कंटिन्यू उसको अल्कोहल की आदत थी और वो क्रॉनिक मद्यपी बना हुआ था। सुबह से वो पीना उसका शुरू हो जाता था और पीने के उस ट्रांस में वो जब भी रिक्शा चलाता था तो पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं वो गड्ढा गुड्ढा कुछ नहीं देखता था, जोर से रिक्शा चलाता था। तो पीछे बैठने वाले जितने भी पैसेंजर रहते थे वो बेचारे चिल्लाते थे, और ये तो उसके नशे में रहता था, नशे में धुत रहता था, तो वो कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। तो जब अभी रोजाना सुबह से पीने वाले की तो लाइफ ज़्यादा रहेगी नहीं, तो कुछ दिन के बाद में वो शांत हो जाता है, मर जाता है। तो मरने के बाद जब वो यम के दरबार में उसे लाया जाता है, तो यम के जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं चित्रगुप्त, उनको वो पूछते हैं उसके बारे में, तो वो कहता है कि ये एक रिक्शा ड्राइवर है, ये सुबह से पिया हुआ रहता था और इसने जब भी रिक्शा चलाई ये लोगों को काफ़ी तकलीफ दी है, लोगों को काफ़ी रुलाया है। और लोग उसके कारण भगवान का नाम लेते थे, चिल्ला के डरते हुए भगवान का भी नाम लेते थे। तो सब सुनने के बाद यम सोचते हैं और उसे कहते हैं कि चित्रगुप्त कहते हैं कि इसे स्वर्ग में भेज दो। तो ये जो मद्यपी था, ये रिक्शा ड्राइवर, ये आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे मैंने जिंदगी भर कुछ पुण्य नहीं कमाया, पाप ही करता आया हूँ और इसके करने के बावजूद भी मुझे स्वर्ग में कैसी जगह मिल रही है। तो डरते हुए यमराज को पूछता है कि यमराज, यम भगवान, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो यम गुस्से में कहता है कि पूछो क्या पूछना है। तो वो कहता है कि भगवान, मैंने इतने पाप किए हुए हैं, मैंने इतने लोगों को रुलाया है, फिर भी आपने मुझे स्वर्ग में कैसे जगह दी? तो यम गुस्से से कहते कि मूर्ख, तू जब नशे में रिक्शा चलाता था तो पीछे बैठे वाले जितने भी पैसेंजर थे, प्रवासी थे, वो डर के मारे ईश्वर का धावा करते थे, ईश्वर की प्रार्थना करते थे ताकि उनको कुछ ना हो पाए। तो जितने भी लोगों ने ईश्वर का नाम लिया, वो ईश्वर के नाम का पुण्य तुम्हारे अकाउंट में जमा हो गया है और इसके कारण तुम्हें स्वर्ग में जगह मिल रही है। तो हम आयुर्वेद वाले भी ऐसा है कि हम जो भी पेशेंट को चिकित्सा देते हैं तो साथ साथ में अन्य डिसीज को भी हम ठीक करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट पुण्य हर एक वैद्य के खाते में जमा होता है और इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सब स्वर्ग में जाएंगे। फिर से एक बार मैं निरोग स्ट्रीट को तहे दिल से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार आपसे रूबरू होने का सुअवसर दिया और इस चरक जयंती के सुनहरे मौके पर उन्होंने मुझे संधि दी, इसलिए मैं तहे दिल से साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर समय की अनुकूलता हो तो हम ले सकते हैं। मैडम एक 10 मिनट, क्योंकि मैं सुबह से बोलती आ रहा हूँ आज। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का क्वेश्चन है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी कैसे ट्रीट कर सकते हैं? मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी जो है, यानी डीएमडी है, तो डीएमडी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और बीएमडी यदि है, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो उसको काफी अच्छा रिलीफ मिलता है। लेकिन डीएमडी में जितने भी पेशेंट मैंने देखे तो उसको सिर्फ ब्रेक लगा सकते हैं, पेशेंट ठीक नहीं होगा। जब तक हम बस्ती चिकित्सा देते हैं, मांसरस बस्ती देते हैं, मांसरस सिद्ध चिकित्सक बस्ती देते हैं, तब तक पेशेंट में इम्प्रूवमेंट दिखती है और बस्ती जैसे ही बंद करते हैं पेशेंट में फिर से डिटोरेशन शुरू होता है। इसलिए सिर्फ ब्रेक लगाने का काम बस्ती से होता है। यदि अर्ली स्टेज में पेशेंट आता है, ऐसे भी पेशेंट मैंने देखे कि अर्ली डायग्नोसिस ही हमने किया है, जबकि उसको चलते हुए गिरता है देखते हुए, या पेशेंट नीचे से ऊपर उठते नी जॉइंट पे हाथ रखकर ऊपर उठता है, तो ये देखते ही जब सीपीके किया तो काउंट बढ़ गया, तो हमने उनको ट्रीटमेंट तुरंत शुरू की। एक बच्चा देखा था, जब तुरंत बस्ती शुरू की है तो उसका गिरना बंद हो गया, विदाउट सपोर्ट उठने लगा और करीबन 3-4 साल तक वो एब्सोल्युटली नॉर्मल रहा। फिर लोगों ने कुछ कहा कि तुम इतने 3 सालों से दवा ले रही है तो दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। फिर वो ऐसे ही लोगों का सलाह देने की लोगों की आदत होती है, फिर साल 1.5 साल आयुर्वेद के पास नहीं आया। फिर जब आयुर्वेद के पास उसे लाया गया तो उठा के लाया गया, क्योंकि तब तक उसका वेट काफी बड़ा था, उसकी मूवमेंट पूर्ण रूप से बंद हो गई थी और बेड रिडन हुआ था।
तब मैंने उनको कहा कि 3-4 साल आयुर्वेद ने उसको कंट्रोल में रखा था, उसको डिसीज को आगे नहीं बढ़ाने दिया था, जबकि आयुर्वेद ने बंद करते ही फिर तुमने बाकी ट्रीटमेंट से उसको बेड पे बिस्तर पे लेटा दिया। तो कंट्रोल करने का काम आयुर्वेद से होता है। उसमें तिक्तक्षीर मांस बस्ती या मांस रस बस्ती, सिर्फ तिक्तक्षीर बस्ती या मज्जा तेल का बस्ती, और फिर मांसादी कषाय विष्णु, ये चिकित्सा देनी है, बल्य चिकित्सा देनी है, लेकिन साथ में वेट न बढ़े, ताकत बढ़नी चाहिए लेकिन वेट नहीं बढ़ना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और स्थानिक स्नेहन स्वेदन, शस्तिशाली स्नेहन स्वेदन ये करते रहना पड़ता है, तब पेशेंट को कंट्रोल में हम रख सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा है मैडम। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर कि हम एक अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक कैसे बन सकते हैं? मेरा आप यूट्यूब में भी सबसे पहली बात कि नीति, तुम्हारी नीति ये प्रामाणिक होनी चाहिए। कोई पेशेंट जब आता है ट्रीटमेंट के लिए तो उसके जेब की तरफ ध्यान नहीं देना है, उसको ठीक करना है। ये मन में यदि तय कर लेते हो तो लक्ष्मी तुम्हारे पैसा तुम्हारे पीछे आ जाता है। मैं तो नए बच्चों को यही कहता हूँ कि पैसे के पीछे नहीं लगना है, पैसा हमारे पीछे लगना चाहिए। और उसके लिए तुम्हारी टेंडेंसी अच्छी चाहिए, तुम्हारे आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा चाहिए, और तुम्हारी उस पेशेंट को ठीक करने की इच्छा चाहिए, लगन चाहिए। और फिर क्या-क्या पॉइंट होते हैं, यदि आप यूट्यूब पे मेरा एक फंडा ऑफ सक्सेस ये लेक्चर आपको मिलेगा, या नई बुक हमारी रामदासकृत शोधनामृत अभी 24 अगस्त को जो अयोध्या में कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें वो लॉन्च होने वाला है। उसकी प्री लॉन्चिंग बुकिंग भी चल रही है। तो यदि आपको ये उसमें ये फंडा ऑफ सक्सेस का ये आर्टिकल भी है, और उसमें कई अलग-अलग आर्टिकल्स, उसमें नए-नए आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो। उसकी विशेषता ये है कि उसमें हमने बार क्यूआर कोड हर आर्टिकल के नीचे दिए हुए हैं, और उसको हम यदि स्कैन करते हैं तो मेरा उस आर्टिकल में आप क्या पढ़ोगे उसका एक छोटा-सा वीडियो 2 या 5 मिनट तक के वीडियो उसमें रिकॉर्डिंग किए हुए हैं। तो आप डायरेक्ट स्कैन करके वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। तो ये आपको फंडा ऑफ सक्सेस मिल जाएगा। और उसके भी श्रद्धा से आयुर्वेद करो, और साईं बाबा की श्रद्धा करो, साईं बाबा की प्रे करो, आप निष्णात वैद्य बन सकते हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर के पेशेंट में हम पंचकर्म कर सकते हैं क्या? स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है तो उसके ऐसे पेशेंट क्या हम पंचकर्म थेरेपी दे सकते हैं क्या? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जॉइंट स्पाइन ये ब्रेड एंड बटर है आयुर्वेद के लिए। जितने भी लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, मल्टीपल डिस्क डिजेनरेशन हो, मल्टीपल लेवल डिजेनरेशन हो, या प्रोट्रूजन हो, हर्निएशन हो, लिगामेंटम फ्लेवम हो, कुछ भी हो, सब डिजेनरेशन आयुर्वेद से जाता है। मांसरस बस्ती या वेजिटेरियन है तो तिक्तक्षीर बस्ती, उसके लिए हमने डिवाइन आयुर्वेदा ने टीकेबी जेल लॉन्च किया हुआ है, डायरेक्ट रेडी टू यूज है। 1 कप कुनकुने दूध में 1 चम्मच टीकेबी जेल डालो, मज्जा तेल या सहचर तेल 2 चम्मच, या महातिक्तकृत 2 चम्मच डालो और बस्ती दे दो। तिक्तक्षीर बस्ती से सभी प्रकार का डिजेनरेशन, बोन मैरो डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस जाता ही है। तो अभी ट्यूमर यदि है तो वो ट्यूमर किस प्रकार का है, तो ये आइडेंटिफाई होना जरूरी है। तो उसकी यदि बायोप्सी की गई है तो उसके बाद में आगे की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूमर ये आगंतुक है वहाँ पे, तो वो जब तक जाएगा नहीं तब तक लक्षण उसके जाएंगे नहीं। इसलिए तुम सिर्फ पंचकर्म करते रहो, बस्ती करते रहो, कोई फायदा नहीं। वो ट्यूमर को वहां से निकालना, वो ट्यूमर नष्ट होना, ये मेन ट्रीटमेंट रहेगी। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन अभी और आ रहा है सर, सोरियासिस रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन सर, उनका क्वेश्चन ये है कि सोरियासिस के एक्यूट पेशेंट में ईचिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ईचिंग ठीक हो उसके लिए पेशेंट को क्या देना चाहिए? ईचिंग क्यों होती है? वहाँ पे ड्राइनेस आने के कारण ईचिंग होती है। इसलिए सोरियासिस का जो एग्रीवेशन होता है ये हमेशा विंटर में होता है, क्योंकि ठंड के कारण वहाँ पे स्किन ड्राई हो जाती है और फिर ईचिंग बढ़ता है। इसलिए वहाँ पे स्नेहन जरूरी है। इसलिए रिपीटेडली एक्सटर्नल, फिर ड्यूसर ऑयल जो डिवाइन आयुर्वेदा का है, ड्यूसर ऑयल इस्तेमाल करो, बृहतंती फलादी इस्तेमाल करो, या 777 करो, या चावल मोगरा ऑयल इस्तेमाल करो। तो ये इस्तेमाल ऑयल यदि करते हैं एक्सटर्नली और अभ्यंतर स्नेहन चाहिए, तो पंचतिक्त घृत रोज सुबह शाम यदि 1-1 चम्मच लेते हो
तो ये ईचिंग बंद हो जाता है। और साथ में कुछ कंडुकनावटी दे दो, पिपरलेसो दे दो, या एलर्जिन दे दो, उदरवटी दे दो, ऐसे कुछ रेमेडी जो कि हरिद्रा खंड दे दो, जिससे इचिंग कम होती है, ये साथ में देते हैं तो बंद हो जाता है। लेकिन अभ्यंतर और बाह्य दोनों तरफ से स्नेहन होना जरूरी है। सर एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास सीखने आना है तो कैसे आ सकते हैं? उसके लिए एक लैंडलाइन नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 02423, ये पिन कोड है 02423, और लैंडलाइन का नंबर है 226464, 226464। ये लैंडलाइन के नंबर पे आप मैनेजर से बात कर लो, और उसके लिए आपको नंबर लगाना पड़ेगा। नंबर के लिए भी काफी लंबी वेटिंग है, क्योंकि 2240 वेटिंग कल तक था, यानी 2240 नंबर अभी है। एवरी पर मंथ हम 20 लड़के लेते हैं, साथ में 4 आरएफ के साल भर के लिए रहता है। ऐसे 20-25 की बैच हर महीने में रहती है, उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। आप आके महीने में सब पंचकर्म देख सकते हो, सीख सकते हो। कोई भी उसमें ओपन हार्टेड है, जो ट्रीटमेंट देती है वो कागज ही आपके हाथ में आएगा, वही आप देख सकते हो। खुद भी पंचकर्म पेशेंट के ऊपर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अभी लंबी लाइन है। थैंक यू वेरी मच सर। आगाज फाउंडेशन की तरफ से, निरोग स्ट्रीट की तरफ से और हमारे सर्व श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।